देखो बच्चों, अब ये भी लोकस का क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इन द रेशियो 5:4। इसका मतलब क्या है, देखो कोई एक पॉइंट आप बना लो यहाँ पे, है ना, उसको एक्स वाई की फॉर्म में मान लो या एच के की फॉर्म में मान लो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पॉइंट, ये पॉइंट मान लो है ए और ये पॉइंट है बी, तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से जो डिस्टेंस का रेशियो है ना बच्चों, वो 5:4 है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को पी की डिस्टेंस ए से डिवाइड बाई पी की डिस्टेंस पी से, ये क्या दे रखा है, रेशियो 5/4 दे रखा है। और उसका जो लोकस आएगा ना, वो कहता है ये निकल के आएगा। मतलब एक हम अपनी तरफ से लोकस निकाल लेंगे एक्स और वाई के अंदर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दे रखी है, दोनों को कंपेयर करके बच्चों ए बी सी डी ई आ जाएंगे। ए बी सी डी आते ही फिर इसके अंदर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे। कहने का मतलब आपके माइंड में प्रोसेस होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है। पी ए अपॉन पी बी अगर बच्चों 5/4 है तो बताओ मैं स्क्वायर कर दूं, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, 25/16 हो जाएगा। करो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो अब तो। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, कोई फॉर्मूला वगैरह और लगेगा नहीं। पी ए का स्क्वायर बोलो, x-2 का होल स्क्वायर, अब फटाफट लिखेंगे, है ना, प्लस y-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना होगा बच्चों, x-1 का होल स्क्वायर और प्लस y-3 का होल स्क्वायर, और इसको रख दो 25/16। बस स्क्वायर खोल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, ऊपर स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, 16 इंटू 16 से मल्टीप्लाई होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के 4x आएंगे यहाँ से माइनस के 2y आएंगे। अच्छा, यहाँ से +4 + 1 सीधा लिख दे, प्लस का 5 इक्वल टू 25 इंटू इसका स्क्वायर खोलना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा, एक्स कितना आएगा बताओ, माइनस के 2x होंगे, फाइव वाली टर्म कितनी होगी, माइनस के 6y होंगे, और प्लस का 1 यहाँ से आएगा, प्लस का 9 यहाँ से आएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10। आपको भी ऐसे करना है ना, ताकि टाइम भी बचे और आपका स्पेस भी बचे। सिक्स देखो, अब ये 25x² प्लस 25y² और 16 वाले को दोनों को उधर शिफ्ट करोगे तो बताओ ऐसे कर दूं मैं, 25 में से 16 गए, सीधा क्या लिख दूं मैं, 9x² प्लस में 9y²। ये माइनस के 50x है, और ये बच्चों कितने होंगे, माइनस के 64, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, +64। ये माइनस के 150y आएंगे, और ये कितना है, -32, उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 32 हो जाएगा। ये 250 प्लस है, और ये बच्चों कितना होगा, 16 5 जा 80, तो उधर आके -80 हो जाएगा। देखो आ गया आंसर अपना। तो 9x² प्लस 9y² प्लस 14x और माइनस के 118y और प्लस 170 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इससे इक्वेट करना, इससे मेरे को इक्वेट करके बताओ क्या करोगे, एक्स और वाई, एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों सेम है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, बी की वैल्यू कितनी आ गई 9। अच्छा ध्यान से देखो, एक्स वाई का कोफिशिएंट सी, बट यहाँ तो एक्स वाई की कोई टर्म है ही नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक्स का कोफिशिएंट देखो बच्चों डी, तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट कितना है 14, ये आ गया। वाई का कोफिशिएंट कितना है बच्चों ई, हमारा वाई का कोफिशिएंट कितना है -118। कॉन्स्टेंट टर्म इधर भी 117 है, हमारी भी 117 है, तो बस ये तो खत्म ही हो गया। ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, आंसर निकालना है आपको। आंसर बोल दो क्या है, ये रहा आंसर, ए स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 2 इंटू बी यानी कि 2 इंटू बी कर दो, और प्लस 3 इंटू सी, वो तो जीरो है ही, और प्लस 4 डी का 4 टाइम्स करो, और बच्चों प्लस ई यानी कि माइनस के 118, तो इसको सोल्व कर लो, 99 हो गए। 99 और 1 और 56 कितने आ गए, 155 में से 18 118 माइनस कर दो, 37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था लोकस का ये तो। एक क्वेश्चन और देखो लोकस का, ये हम क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के अंदर मैं ऐसे 2 क्वेश्चन सेम आपको करवा चुका हूँ, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, वो दूसरा था, आगे आएगा अभी, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें कहता है दिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइन्स। मतलब कहने का क्या है कि मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है ना, ये 2 लाइनें हैं। ये कहता है कि एक पॉइंट है, कोई भी कहीं पे भी कोई पॉइंट है, आप ये मान लो पी पॉइंट है ये, इसकी डिस्टेंस कहता है इस लाइन से, और इसकी डिस्टेंस बच्चों इस लाइन से, मतलब कि ये P से लेके A और P से लेके P दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मान लो पॉइंट P है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कहता है इस लाइन से और इस लाइन से हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। फिर वही हम लोकस निकाल लेते हैं अपना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलो क्या दे रखा है। अच्छा ये लाइन क्या है, x + 2y + 7 = 0, और ये लाइन क्या है बच्चों, 2x - y + 8 = 0। ये 2 लाइनें दे रखी है। पहले ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे क्या रखा है, PA = PB, ये दे रखा है ना। PA एक पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से, पता है ना कैसे निकालते हो, पॉइंट की डिस्टेंस बच्चों लाइन से कैसे निकालते हैं, पहले पॉइंट को पुट करेंगे, पुट क्या करना है, एक्स वाई है तो फिर सेम ही रहेगी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलो, डिनोमिनेटर में बच्चों 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, यही आता है। और इसका क्या आता है, रूट भी आता है ना, पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इक्वल रखेंगे तो कट जाएगा ना। इसके अंदर पुट करो,
2x माइनस वाई प्लस 8 और डिनोमिनेटर में फिर देखो वही 2 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक बनी हुई ना, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। इसका स्क्वायर खोल दूं मैं सीधा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab तो कितना आ जाएगा 4xy आ जाएगा, प्लस 2bc तो कितना आएगा 1428y आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 14x। इधर वाली एक्सप्रेशन का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के क्या आ जाएंगे 4xy आ जाएगा, और माइनस के क्या आ जाएंगे 16y, और बच्चों क्या आ जाएगा बताओ, ये कितना आ गया ए बी बी सी सी ए रह गया ना, 16 टू 32, 32 क्या आ जाएगा अपना x आ जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ कर लो सबको, बस सबको एक तरफ कर लो बच्चों। एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए, या इसको इधर शिफ्ट कर दो, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में से 4y स्क्वायर गए माइनस के 3y स्क्वायर हो गया। और फिर x की टर्म देख लो, x की टर्म कोई है क्या, इधर x की टर्म है उधर भी है। 32 में से 14 जाएंगे तो कितना होगा बताओ 18 होएंगे ना, 18x। फिर y की टर्म देख लो, -16 -28 होगा, माइनस के 44 हो जाएगा। फिर बच्चों एक्स वाई की टर्म देखो, -4 और ये -4 उधर जाएगा -8 हो जाएगा। फिर कॉन्स्टेंट टर्म देख लो, 64 में से 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 15, ये 0। अब मेरे को ये लोकस निकल के आया है और क्वेश्चन में लोकस ये दे रखा है, बट यहाँ ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, ये यहाँ माइनस के साइन को छोड़ दे तो 1 है ना, तो दोनों तरफ बच्चों डिवाइड कर दो, किससे 3 से, 3 से डिवाइड करोगे तो बोलो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ठीक है, 44/3 वाई और 8/3 एक्स वाई, और बच्चों 15 को 3 से डिवाइड करो कितना आ गया 5। अब आप मेरे को बताओ इस लोकस को और मेरे वाले लोकस को अगर मैं इक्वेट करूं तो सारी वैल्यू बता सकते हो कि अब क्या आएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सेम, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h और मेरा कितना है एक्स वाई का कोफिशिएंट -8/3, यानी कि 2h की वैल्यू क्या आ गई -8/3। फिर बोलो x का कोफिशिएंट कितना है 2g, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो ध्यान से देखना है 6 आ गया है ना। y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 2f, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बोलो माइनस के 44/3, और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ +c और यहाँ +5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये चारों वैल्यू लिख दी मैंने। अब बताओ अगर 2h ये है तो h कितना आएगा -4/3, g कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, और f कितना आएगा 2 से 2 काट दो माइनस के 22/3, और c तो 5 है ही। ये चारों वैल्यू आ गई, चारों वैल्यू प्लस ये तो कर ही सकते हो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ इस क्वेश्चन में नई बात है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैं कह रहा था ये लोकस वाला क्वेश्चन है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह के आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन के लिए रख लिया था ताकि आप भूल जाओ तो फिर दोबारा फिर रिमाइंड हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट। आपको एक वेरिएबल लाइन दे रखी है जो इस पॉइंट से पास होती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों ए और बी पे क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। तो बनाऊं इसका डायग्राम, देखो आपको याद आ जाएगा, अभी लाइन की इक्वेशन हमने स्लोप मान के निकाली थी। ये लाइन है 4 - 9 से पास होती है। अच्छा 4 - 9 पॉइंट यहाँ होगा कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो मैं लाइन को कुछ ऐसा बना दूं। अच्छा देखो स्लोप क्या है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब ये एंगल क्या होगा अक्यूट होगा ना। ये फेयर डायग्राम मैंने बनाया, वैसे आपको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो ये कहीं 4, -9 से क्या हो रही है बच्चों पास हो रही है, और इसका स्लोप क्या है, स्लोप इस लाइन का बच्चों क्या है m, और m की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, ध्यान रखना लास्ट में m की जो वैल्यू आएगी ना नेगेटिव वाली रिजेक्ट कर देना। अच्छा मेरे को इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, तो बता दो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब अगर मेरे को ये कहता हूँ मैं इसको a पॉइंट पे कट करती है और सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ ए एंड बी, हाँ ठीक है ए और बी पे करती है ना, इसको बी पे करती है मान लो, ठीक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पे कट करती है। तो ए पॉइंट अगर मेरे को निकालना है, ए पॉइंट कहाँ पे है बताओ एक्स एक्सिस पे, तो इस इक्वेशन में बताओ किसको 0 पुट करोगे वाई को, इस इक्वेशन में y को 0 पुट करोगे तो x निकाल लो 9 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ 9/m+4 आ गई क्या, बताओ आ गई आपको समझिए, x की वैल्यू आ गई। तो अगर x आ गया बच्चों ये क्या होता है, यही डिस्टेंस तो होती है ना, x ये डिस्टेंस होती है, तो मतलब कि o से लेके a डिस्टेंस आ गई बच्चों कितनी 9m+4। अब इसी तरह से मैं क्या निकाल लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ o से लेके b, o से लेके b बताओ। अब इक्वेशन क्या थी अपनी y + 9 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4 थी क्या। अब इसके अंदर क्या करो, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों आप x को 0 पुट करोगे। अब देखना इस क्वेश्चन में कहाँ पे आप मिस्टेक करोगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से y आएगा आपका कितना -4m और -9। अब ध्यान से सुनना बच्चों बात,
आपने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, देखो m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, ये पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अपने, y एक्सिस पे x 0 होता है और ये कितना है बच्चों, ये कितना अपना आया -4m माइनस के 9, -4m और -9। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है किसकी, ऑफ द सम, किसका सम, ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से। अब आप ये बताओ, इस ए पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस तो आपको सबको पता है ये पॉजिटिव है, लेकिन पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस तो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती नहीं। तो आप ओ बी डिस्टेंस को अगर ये ले लोगे ना -4m-9, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस के नीचे है, तो मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव आपको लेनी नहीं, तो मतलब इसको क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये बात अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे डिस्टेंस का सम पूछा गया, डिस्टेंस का, समझ रहे हो मेरी बात, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम नहीं पूछा गया, डिस्टेंस का सम पूछा गया है। तो उस डिस्टेंस को आप क्या मान लो बच्चों, पी मान लो। पी क्या है बच्चों, ओ ए प्लस ओ बी। तो अब आप मेरे को बता दो, ओ ए कितनी आई थी अपनी, ये तो पॉजिटिव ही है ना, 9/m+4, 9/m+4, और ये कितनी आई है, 4m प्लस में 9, तो ये यानी कि अपना आ गया 4m प्लस 9/m और +13। अब इस डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो इसके डेरिवेटिव को क्या पुट कर दो, जीरो, बस आगे क्वेश्चन पहले वाला ही है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करो, 4 माइनस 9/m² इक्वल टू जीरो। तो 9/m² बच्चों क्या आ जाएगा, 4, तो m² कितना आ जाएगा बताओ, m², 9/4 आ गया क्या, 9/4। m की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे है ना, क्योंकि लिखा हुआ है m की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव, और चाहे निकाल के देख लो, पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे p इज मिनिमम एट m इज इक्वल टू 3/2, लेकिन आपको तो p की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, p की मिनिमम वैल्यू, p कहाँ पे है, देखो p ये रहा, ये तो p था, तो इसके अंदर बच्चों क्या कर दो, m को 3/2 पुट कर दो, तो 4 × 3/2 प्लस 9/m यानी कि 3/2 और +13, सोल्व करो, 6 + 6 + 13, 12 + 13, आंसर कितना आ गया, 25। तो आपको बस इस क्वेश्चन में नई बात कुछ नहीं थी, ध्यान क्या रखना था, वहां पे बच्चों जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना, वहां पे ये रेड वाली लाइन जिस पॉइंट से पास होती थी, वे दोनों क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, इसलिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे ओ ए और ओ बी जो डिस्टेंस आई थी ना, वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो ओ बी आपकी ये पॉइंट आया है कोऑर्डिनेट, तो मतलब ये क्या होगा, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस तो नेगेटिव बताएगा ना आपको, लेकिन आपको तो डिस्टेंस लेनी है, इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, उसका क्या करना पड़ेगा, अपने को नेगेटिव करना पड़ेगा, ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाए। जैसे मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट है, मान लो 0, -3 मिलेगा ना, 0,3 तो मिलने से रहा, तो फिर इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से, -3 थोड़ी होगी, जो भी ये कोऑर्डिनेट है उसका क्या करोगे, साइन तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो वो डिस्टेंस आएगी। तो ये तो कोऑर्डिनेट है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में और पिछले दो क्वेश्चन में यही फर्क था जो मैंने आपको एओडी के अंदर करवाए थे। अब बच्चों ये बात आती है ट्रायंगल के सेंटर के बारे में, ये आपको सब कुछ पता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स होते हैं बच्चों, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, जो ट्रायंगल की 3 साइड होती है ना, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डालते हैं, लाइन सेगमेंट का, देखो यहाँ कंपास की टिप रखो, मोर देन हाफ खोलो, है ना, यहाँ पे आर्क लगाओ, यहाँ पे आर्क लगाओ, इस तरह से डालते थे। और इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा, मिड पॉइंट पे, और परपेंडिकुलर भी होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ये लाइन एल जो है इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करती है इसको, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बच्चों इक्वल भी है। लेकिन कई बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर जाते हैं कि इस, मान लो साइड का बीसी का अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, और वो ये इसको ना ए से ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, ये ए से ज्वाइन हो ऐसा जरूर थोड़ा ही होता है, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये इस साइड के ऊपर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, और ये बच्चों जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, बस इससे ज्यादा अपना फालतू दिमाग मत लगाना। अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो कैसे निकालोगे, पॉइंट तो मिल ही गया आपको, मिड पॉइंट है ना, बी और सी अगर गिवन हो गए तो आप पॉइंट तो निकाल ही लोगे। स्लोप कैसे निकालोगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, पीसी का स्लोप और इसका स्लोप बताओ क्या होगी, दोनों की प्रोडक्ट -1, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ए पॉइंट का कभी भी यूज मत कर लेना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट कौन सा यूज करोगे, मिड पॉइंट, और स्लोप जो बीसी का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो
तो किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आप इक्वेशन निकाल लेना, ठीक है, और फिर उन दोनों इक्वेशन को 10th क्लास वाले मेथड से सोल्व कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सर्कम सेंटर आ जाएगा। ऐसे ही ऑर्थो सेंटर निकालना हो तो क्या निकालोगे, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, हाँ ऑल्टीट्यूड पॉइंट से पास होता है, ऑल्टीट्यूड के लिए पॉइंट तो मिल ही गया, और आपको स्लोप कैसे मिलेगा, इस बीसी लाइन का स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल एडी लाइन का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, उन दोनों को आपस में सोल्व करो। सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे, दो लाइनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, उनको आपस में सोल्व करो, और यही क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ये मैंने सारी बातें जो है ना लिख रखी है, जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से। यूलर लाइन ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। यूलर लाइन क्या होती है ना, जी जो सेंट्रोइड होता है वो इस ओसी को बच्चों 2:1 में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही है, जो चारों सेंटर होते हैं ना, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो और सेंट्रोइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब आप सेंट्रोइड निकाल लो, क्योंकि सबसे आसान होता है सेंट्रोइड निकालना। जो सेंट्रोइड है वही सर्कम सेंटर होगा, वही इन सेंटर, वही ऑर्थो सेंटर, सब सेम होते हैं। राइट ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ट्रायंगल में देखो बच्चों, जो 90 डिग्री का वर्टेक्स होता है ना, मतलब जो राइट एंगल वर्टेक्स होता है, वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। और जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, सर्कम सेंटर। याद रखना हमेशा, ठीक है। सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है राइट ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। और ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर से आपको पता ही है कि सर्कम सेंटर क्या होता है एक ट्रायंगल में, कि उसको सेंटर मान के और इस डिस्टेंस को रेडियस मान के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, जो तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या होगी, सर्कम रेडियस। तो ये तीनों बातें क्या होती है, इक्वल, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। और सर्कम रेडियस को हमें पता है आर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, है ना, लिख लो, ये अपनी नोटबुक में बहुत काम आता है, सर्कम रेडियस का और इन रेडियस का। और ABC क्या होती है, ट्रायंगल की साइड की लेंथ होती है, और डेल्टा को क्या बोलते हैं, एरिया। तो ABC अपॉन 4 डेल्टा करोगे तो किसी भी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो सर्कम सेंटर होता है, बताओ कहाँ से इक्वी डिस्टेंट है, ये पॉइंट इन तीन वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है ना। सी की डिस्टेंस पी से, क्यू से और आर से, तीनों क्या है बच्चों, इक्वल। तो कभी पेपर में आ जाए स्टेटमेंट के रूप में कि सर्कम सेंटर इक्वी डिस्टेंट होता है तीनों वर्टिसेस से, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। डायग्राम बना के आप समझ सकते हो। ऐसे ही इन सेंटर, इन सेंटर से बच्चों इन रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाय एस। डेल्टा तो एरिया होता है, और एस क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और ये जो इन सेंटर होता है, ये कहाँ से इक्वी डिस्टेंट होता है, तीनों लाइनों से, मतलब इसकी डिस्टेंस ये वाली लाइन से है ना, पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से बच्चों, लाइन से, है ना। ये तीनों लाइन से क्या होता है, तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, दो क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे, मैं दोनों कराऊंगा आपको। ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है बच्चों इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का देखो एक वर्टिसिस गायब कर रखा है, क्योंकि अगर तीनों वर्टिसिस ये दे देंगे तो फिर ऑर्थो सेंटर बताने का मतलब ही क्या है ना, फिर तो वो हमारे से पूछेगा ऑर्थो सेंटर। इसने क्या कर रखा है, एक वर्टिसिस को गायब कर दिया और हमारे को ऑर्थो सेंटर बता दिया, और फिर वो तीसरा वर्टिसिस हमारे से पूछ रहा है, यानी कि अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब ऑर्थो सेंटर देके अब आपको मैं ये सिखाऊंगा कि ऑर्थो सेंटर जब दे दिया जाए आपको, और ट्रायंगल के दो वर्टिसेस बता दिए जाए, तो तीसरा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तीसरा वर्टेक्स मेरे को निकालना है, क्योंकि मेरे को तीसरा वर्टेक्स मिल गया, तो मुझे ये ढूंढना है कि सी कौन से सर्कल पे लाई करता है, चारों में से मैं पुट करके देख लूंगा, ठीक है। अब देखो एच, एच कोमा के वर्टिक्स कैसे निकालें, ये होता है परपेंडिकुलर। आप मेरे को ये बता दो, इस बीसी लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या, बीसी लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ बीसी निकाल ही सकते हो, स्लोप ऑफ बीसी तो आप क्या होगा, k-3 अपॉन h-8, है ना, ये स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही मेरे को ए स्लोप ऑफ एसी बता दो, एसी का स्लोप जहां पे एच और के यूज हो रहे हैं ना, k+2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, h-5, ये हो गया। अच्छा अब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, देखो इन दोनों के स्लोप अभी मैं आपको बताता हूँ। आप ये बताओ, एडी का स्लोप, इस रेड वाली लाइन का स्लोप और बीसी का स्लोप की प्रोडक्ट आपस में क्या होगी, -1 होगी ना, क्योंकि ये अगर ऑर्थो सेंटर है तो मतलब एडी क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा पक्का। एडी क्या होगा बच्चों, ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑल्टीट्यूड के ऊपर ही तो होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप की प्रोडक्ट बच्चों कितनी होगी, -1। अब आप कहोगे सर बीडी का स्लोप तो आपने निकाल दिया, बट एडी का स्लोप कहाँ से लेके आओगे, ये रहा एडी। तो मैं कहता हूँ
इस लाइन के ऊपर मेरे को दो ही पॉइंट तो चाहिए, एक तो ए दे रखा है और एक ये ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो मैं ए डी का स्लोप चाहे इन दोनों की हेल्प से निकालूं या ए और डी की हेल्प से निकालूं, स्लोप तो सेम ही आएगा, है ना, है तो वही लाइन, तो किन्हीं भी दो पॉइंट की हेल्प से निकाल लो। ए डी का स्लोप बोलो 1+2 यानी y2 माइनस y1 और 6 माइनस 5, ये स्लोप आ गया ए डी का। बीसी का स्लोप मैंने देखो नीचे निकाल ही रखा है। अब आपको लगता है ना यहाँ से एच और के में क्या आ जाएगी बच्चों, एक इक्वेशन आ जाएगी और एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। ये कितना हो गया 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 के -9 और -1 की उधर मल्टीप्लाई कर दो। ये लो मैंने ये इक्वेशन बना दी, क्या 3k प्लस एच इक्वल टू 17 या h प्लस 3k इक्वल टू 17, क्योंकि मेरे को तो बच्चों क्या निकालनी है, h और k की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन तो आ गई ना h और k में। अब इसी तरह से सिमिलरली पुट कर दो किसकी स्लोप को बताओ, स्लोप ऑफ ये रहा, ये बीई है ना, स्लोप ऑफ बीई डॉट स्लोप ऑफ एसी की प्रोडक्ट को बच्चों क्या पुट कर दो -1। अब बताओ बीई का स्लोप बता दो मेरे को ऐसे ही, 1-3 y2 माइनस y1 और 6 -8 है ना, और इसका स्लोप तो मैंने निकाल ही रखा है, पहले ही देख लो क्या है वो k+2 और h-5, इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी -1। अब देखो ध्यान से ऊपर कितना है बोलो 1-3 -2, नीचे भी क्या है -2, तो ये -2 से -2 तो कट ही गए है ना, ये तो काट ही दो। देखो सही क्या है कि हमने 1-3 6 -8, ठीक है ये तो हट ही गया। तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई k+2 इक्वल टू h-5 और एक नेगेटिव साइन आएगा ना, तो k और ये -h इधर आके +h हो जाएगा और 5 -2 3, यानी कि h प्लस k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3। सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लूँ, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो h प्लस में k 3 आ गई, h प्लस में k कितनी आई थी अपनी 3 और h प्लस 3k कितनी आई थी 17, h प्लस 3k बच्चों कितनी आई है 17। ये दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो, माइनस कर दूं, कट गया, ये 2k इक्वल टू 14 आ गया, तो k कितना आ गया 7, k 7 आ गया, k 7 आ गया, तो बच्चों सेकंड इक्वेशन के अंदर इसको पुट करोगे तो h प्लस 7 इक्वल टू 3, h कितना आ गया -4, तो मेरा c पॉइंट आ गया कितना -4,7। -4,7 कहाँ पे लाई करता है, देखो सर्कल की इक्वेशन देखो ना ध्यान से, c पॉइंट कितना आ गया अपना -4,7, ये मैंने लिख रखा है सही है। कौन से सर्कल पे लाई करता है, सभी में देखना x² प्लस y² कर रखा है, तो हम अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बताओ कितना आएगा 65 आएगा, तो यानी x² प्लस y² -65 इक्वल टू 0 तो होगा, या इसको ये कह लो कि x² प्लस y² इक्वल टू 65, मतलब हमारे दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए, और 65 आ रहा है मतलब कि सही है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस देके ऑर्थो सेंटर पूछा जाए वो काम तो सभी को करना आता है, बट दो वर्टिसेस देके और एक ऑर्थो सेंटर देके तीसरा वर्टेक्स अगर निकालना पड़ जाए तो इसका प्रोसेस ये होता है कि किन्हीं भी दो लाइन के जो है ना, एक ऑल्टीट्यूड और एक लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट क्या रख दो -1, दो इक्वेशन बनाओ एच और के में, दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके एच और के निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं। देखो पहले तो मैं आपको सर्कम सेंटर बता देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन में यूज होगा। मैं कहता हूँ एक ट्रायंगल है पी ए बी, तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या। सर्कम सेंटर क्या होता है, देखो मैंने बताया लाइन का साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं मान लो इस L1 की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, क्या L1 की, तो एक तो अपने को मिड पॉइंट चाहिएगा किसका, पी क्यू पीबी का, पीबी का मिड पॉइंट आप निकालना जानते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, है ना। एक मेरे को L1 का क्या चाहिएगा बच्चों, स्लोप। पीबी का स्लोप तो निकाल लोगे, अगर पीबी का स्लोप है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना, L1 का आ जाएगा। L1 की इक्वेशन निकालने के लिए देखो पासिंग पॉइंट भी है स्लोप भी है, इक्वेशन निकाल लोगे बहुत आसानी से, ये मैंने इक्वेशन निकाल के रख दी। ठीक है, ऐसे ही L2 किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बोलो बच्चों, AB पे, AB का स्लोप निकाल लोगे, इसका स्लोप और इसके स्लोप में आपको रिलेशन पता ही है, मिड पॉइंट आपको निकालना आता है, पासिंग पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो क्या निकल आएगी इक्वेशन निकल जाएगी L2 की इक्वेशन ये रही। पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, ये सर्कम सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी सर्कम सेंटर पूछ लिया जाए पेपर में, आसान क्वेश्चन देने का मन हो एग्जामिनर का, तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। सर्कम सेंटर निकाल दिया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए। एक ट्रायंगल के दो वर्टिसेस बच्चों अपने को दे रखे हैं, एक ए और एक बी, और इसका ऑर्थो सेंटर दे रखा है, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अल्फा बीटा। बताओ पिछले क्वेश्चन में क्या थे, एच और के थे, इस क्वेश्चन में क्या है अल्फा बीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें तो। फिर एंड इसके बाद पढ़ो द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है मतलब कि वो सर्कम सेंटर ही होता है ना, और उस सर्कल का सेंटर अपने को क्या दे रखा है बच्चों, एच के दे रखा है, किस ट्रायंगल का, पी ए बी का, और
अपने को पी भी दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है बताओ, सरकम सेंटर है। जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था ना, ये वही सरकम सेंटर है। तो मैं सरकम सेंटर बार बार से नहीं निकालूंगा, मैं पिछले क्वेश्चन की तरह क्या निकाल देता हूँ बच्चों, अल्फा बीटा निकाल देता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एच के निकाला था, अब की बार मैं क्या निकाल देता हूँ, अल्फा बीटा। प्रोसेस बिल्कुल मेरा सेम रहने वाला है, बिल्कुल कुछ भी मैं चेंज नहीं करूंगा। तो देखो नेक्स्ट पेज पे इसको ट्रायंगल को बना दे हम, यानी कि एक ही क्वेश्चन की आपकी दो बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सी है बच्चों, ए बी सी, ए बी और सी। सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा, एच के मान लो, अल्फा बीटा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई मान लो बेशक, 3 - 1 - 2 3, 3 - 1 - 2 3, और इसका ऑर्थो सेंटर बच्चों कितना दे रखा है, वही 1 1 ही है क्या, पिछली बार की तरह 1 1 है ना, आसान हो जाती है कैलकुलेशन, 1 1। तो अब आप क्या करोगे, ये ए से लेके डी, और ये मान लेते हैं हम बी से लेके ई। तो क्या पुट किया था हमने, पहले तो दो लाइनों के स्लोप निकाले, इसका स्लोप बोलो, स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। स्लोप ऑफ बी सी निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा बोलो, बीटा -3 और अल्फा +2। इसी तरह से आप स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए सी कितना होगा बोलो, बीटा +1 और अल्फा -3, ये हो गया। अब बी सी का स्लोप निकाल दिया, तो ए डी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए डी कितना होगा बोलो, 1 माइनस माइनस प्लस है ना, 1 + 1 और 1 - 3, 1 - 3 यानी कि 2/-2, -1 आ गया। इन दोनों की प्रोडक्ट को क्या पुट कर दो बच्चों, इन दोनों स्लोप की प्रोडक्ट को क्या पुट कर दो, -1 से 1 कट गया, तो बीटा -3 इक्वल टू आ गया अल्फा +2। इस बीटा को उधर शिफ्ट कर दो है ना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बोलो क्या आ गया, -5 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब एसी का स्लोप आ गया, तो आप किसी इसी तरह से किसका स्लोप निकाल लो, बीई का, बोलो क्या आएगा बच्चों, 1 - 3 और 1 + 2 यानी कि -2/3, और इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट को बीटा +1 अपॉन अल्फा -3 की प्रोडक्ट बच्चों, इससे क्या पुट कर दो, -1, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बीटा +2 आ जाएगा, और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 अल्फा -9 है ना, इक्वल रख दूं क्योंकि माइनस से माइनस तो कट ही गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, तो एक तरफ ले आओ सबको, 3 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू बोलो 11 आ गया क्या, ये क्या आ गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या कर लो, सोल्व कर लो। बताओ 3 अल्फा -2 बीटा इक्वल टू 11, पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इससे 3 अल्फा -3 बीटा इक्वल टू -15, और अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बोलो ये क्या बच गया बीटा, और ये क्या बच गया 26। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 26, अगर बीटा 26 आ गया तो यहाँ से बोलो अल्फा कितना आएगा 26 में से 5 गया 21 आ जाएगा। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया बच्चों, अल्फा बीटा पॉइंट आ गया अपना कितना 21,26, 21,26, और एच के आप निकाल ही लेना। एच के क्या है बच्चों, सरकम सेंटर है ट्रायंगल का। सरकम सेंटर का मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको सीखे हुए हैं सारे के सारे। -19/2 -23/2, माइनस के 19/2 और माइनस के 23/2, कैलकुलेशन सब आपको करनी है। उसके बाद अपने को निकालना ये है, आंसर क्या है देखो, अपना आंसर है बच्चों अल्फा प्लस बीटा और प्लस ट्वाइस ऑफ एच प्लस के, ऐसे। तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ गया 21 + 26, और इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो ये कितना आ गया बोलो 47, और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब माइनस के 19 और माइनस के 23 हो गए ना, तो 47 में से 42 माइनस कर दो, 5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक ही जैसे दो क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपको कि अगर आपको दो वर्टिसेस दे रखे हो, ऑर्थो सेंटर दे रखा हो, तो तीसरा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए ये चीज। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस, ये 3 लाइनें हैं मिलके ट्रायंगल बनाती है, इसका ऑर्थो सेंटर वो बच्चों सेंट्रोइड है एक किसी दूसरी ट्रायंगल का, है ना, एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर किसी दूसरी ट्रायंगल का सेंट्रोइड तो हो ही सकता है, पॉइंट ही है वो तो, ठीक है। हुज सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर दिस एंड दिस, मतलब देखो मैंने यूलर लाइन आपको बताई थी ना, अपने को ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है बोलो -6, -8, और सर्कम सेंटर बच्चों क्या दे रखा है अपने को 3, 4, और इसकी सेंट्रोइड है ना, इसकी सेंट्रोइड निकाल लो, रेशियो क्या होता है 2:1, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों अल्फा बीटा, ठीक है। तो बताओ रेशियो सेक्शन फॉर्मूला से अल्फा कैसे निकालते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 1 की मल्टीप्लाई -6 से अपॉन 2 + 1, 0 आ गया। ऐसे बीटा भी क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कि
ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बच्चों के आगे 0 0। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये जो सेंट्रोइड है ना इस ट्रायंगल की, इस अपनी वाली ट्रायंगल का वो क्या है बच्चों, ऑर्थो सेंटर है। तो मतलब इनडायरेक्ट रूप से मेरे को ऑर्थो सेंटर बता दिया क्या, 0 0। और तीनों लाइन की मेरे को इक्वेशन दे रखी है और मेरे को ऑर्थो सेंटर दे रखा है, और मुझे ए और बी का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। मतलब कि जो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हुए ना ए और बी, मेरे को बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। तो फिर वही मैं बनाऊंगा अपना डायग्राम, डायग्राम से समझ आएगा कि क्या करूं। देखो ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ ए बी सी, तीनों की इक्वेशन दे रखी है मेरे को, है ना। तो कोई भी इक्वेशन लिख लो, 2x + 3y = 1 लिख लो, किसको भी कहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और x + 2y = 1, x + 2y = 1, और नीचे वाली लाइन क्या है, ax + by = 1, ax + by = 1। और ऑर्थो सेंटर क्या है बच्चों, 0 0। मैं दो ऑल्टीट्यूड डाल देता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ेगी AD और BE। हर बार मैं एक ही जैसा देखो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ये क्या है बच्चों, 0 0 है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन, पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या था आप याद करो, वहां पे आपको ना वर्टिसेस दे रखे होते थे दो, ए बी बी बी। यहाँ पे है ना दो तो नहीं दे रखे, दो तो नहीं दे रखे, लेकिन एक तो बच्चों इनडायरेक्ट रूप से दे ही रखा है। मैं बताओ ए निकाल सकता हूँ क्या इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का बच्चों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो ए होगा ना। निकाल लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसानी से निकाल लेना, क्या आ जाएगा, -1,1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए तो मेरा -1,1 आ गया, दे नहीं रखा कभी, बाद में आप सोचो ये कहाँ से आ गया, ऑन सोल्विंग, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ए आ जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक तो मैं क्या करता हूँ, एडी का स्लोप, एडी का स्लोप निकल जाएगा क्या बताओ, अब तो निकल ही जाएगा ना, क्योंकि एक पॉइंट ये रहा और एक ऑर्थो सेंटर रहा, और एक इस नीचे वाली बीसी का स्लोप पुट कर दो आप बच्चों। क्या मतलब, अपने को दो इक्वेशन बनानी है ए और डी में। मेरे कहने का मतलब ये है, स्लोप ऑफ एडी डॉट स्लोप ऑफ बीसी, इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों, -1 होगी। आपको पता है एडी का स्लोप बोलो कितना होगा, y2 - y1 और x2 - x1। और इसका नीचे वाली लाइन का स्लोप बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है ना, यानी कितना हो गया ये, -a/b हो गया। -a/b इक्वल टू क्या है बच्चों, -1। ये -1 ये -1 कट गया, तो -a इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। मतलब a और b एक दूसरे के नेगेटिव है, समझ रहे हो बच्चों मेरी बात। a और b एक दूसरे के नेगेटिव है। आपने से क्या पूछा गया पता है, a - b। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में गलती से a + b पूछ लेता, तो क्या अपने को आगे जरूरत थी सोल्व करने की, a + b तो क्या होता बच्चों, 0 होता। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, उसने a - b पूछा है, a और b का सम पूछ लेता तो आंसर 0 आ गया। लेकिन डिफरेंस पूछा है, तो मतलब अपने को अब आगे सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। अब आप मेरे को बताओ, एक मैंने इक्वेशन तो निकाल दी ए और बी में, अब दूसरी इक्वेशन अगर और आ गई, फिर तो बात ही बन जाएगी, फिर तो दोनों की प्रोडक्ट, दोनों को सोल्व करके मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा। अब आप सोच के देखो, दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आओगे आप, है ना। उसी चीज को फोकस करो कि पिछले दो क्वेश्चन जो हमने किए हैं ना, उसमें हमने एक लाइन, एक जो ट्रायंगल की साइड थी और एक ऑल्टीट्यूड था, उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट करके हमने -1 रखा है। बस फर्क क्या है, वहां पे आपको दो दो वर्टिसेस गिवन थे, यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। तो दूसरा वर्टेक्स अपने को निकालना पड़ेगा। क्या पड़ेगा बच्चों, दूसरा वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे, चाहे तो बी निकाल लो और चाहे आप सी निकाल लो, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, अब मेरे को बताओ। अगर मैं इन दोनों लाइन को आपस में सोल्व करूंगा तो बी नहीं निकल जाएगा क्या, तो बस बी निकल गया तो मेरी बात ही बन गई। बस उसमें क्या आएगा, वेरिएबल आएंगे ए और बी, बट उसका भी मेरे पास तरीका है। दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, देखना। ये इक्वेशन क्या है बताओ, ax + by = 1 है, मैं b की जगह -a रख दूं क्या बच्चों, b की जगह -a तो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ इस क्वेश्चन में ना। तो उससे मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, b की जगह -a रखने से x - y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/a। अब देखो, अब इन दोनों को सोल्व करो। अब क्या करो बच्चों, सोल्व कौन कौन सी, ए बी एंड बी सी। तो क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा ना। बस बी मिल गया, तो बच्चों मैं कहूंगा कि बीई का जो स्लोप होगा और जो इस सामने वाली लाइन का स्लोप होगा, उनकी प्रोडक्ट को मैं क्या रख दूंगा, -1 रख दूंगा। इसका स्लोप कितना है, -1/2। बस अब मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर प्रोसेस होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। उसके बाद बच्चों मैथ आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी सिर्फ बच जाएगी कैलकुलेशन। लेकिन आपके माइंड में यही क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, वैसे ही निकाले जा रहे हो सब कुछ, है ना। फिर एक बार निकाल दोगे, बाद में कभी क्वेश्चन सोल्व करोगे फिर भूल जाओगे, पेपर में नया क्वेश्चन आएगा फिर आपको ध्यान नहीं आएगा क्या करें। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, और या फिर यही क्यों कर रहा हूँ मैं। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लूँ, मेरे लिए आसान है सोल्व करना। 2x + 3y = क्या है, 1। और इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, x - y = 1/a। तो मुझे तो
2x या 3y चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ऐड करने से ही काम चल जाए, है ना। दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना आ गया बोलो 5x। अब घबराना मत, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वेरिएबल के अंदर आएगी इक्वेशन, तो क्या आएगा a+3/में a, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चों कितना a+3/में a। x की वैल्यू को पुट कर दो बच्चों किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट इन सेकंड, क्योंकि ये आसान है। तो y कितना है बताओ, y इक्वल टू x माइनस 1/a है ना, तो यानी कि a+3/a में से क्या कर दो 1/a माइनस कर दो, ऐसा ही क्या, y क्या है x माइनस 1/a, हाँ ठीक है। तो x माइनस 1/a, x की वैल्यू कितनी है 5 था ना, हाँ यहाँ 5 था, मैं यही देख रहा था कि 5 कहाँ गया। 5a कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, a+3 और माइनस में 5, यानी कि ये आ गया बच्चों a-2/5a। y आ गया, तो y आ गया तो मेरा b पॉइंट आ गया कौन सा, x कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, इसका x कोऑर्डिनेट है बच्चों a+3/5a और y कोऑर्डिनेट कितना आया a-2/5a। अब बोलो अब क्या पुट करें, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम कहानी, दोनों लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट, पुट स्लोप ऑफ बीई जो ऑल्टीट्यूड है ना, डॉट स्लोप ऑफ AC, इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट बच्चों -1 रख दो। पीई का स्लोप बोलो, ये तो 0 0 है, अब बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट को ऊपर लिख दो और इसको क्या लिख दो बच्चों नीचे, है ना, y वाले को ऊपर लिख दो a-2 डिवाइड बाई 5a, और नीचे कितना है बच्चों a+3 डिवाइड बाई 5a, और इसकी प्रोडक्ट सामने वाली लाइन की स्लोप कितना है -1/2, और इससे क्या रख दो बच्चों 1 रख दो। तो यहाँ से आपको लग रहा है क्या a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 5a तो कट ही गया, ये माइनस, अच्छा ये माइनस था है ना, -1, माइनस से माइनस कट गया, तो मतलब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर रख दो। तो बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 7 आ गई क्या, a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 7 आ गई, ठीक है 4 + 3 7, तो a 7 आ गया। तो अपने को निकालना क्या था, a 7 आ गया, तो a और b का डिफरेंस से तो निकालना था, क्वेश्चन सोल्व ही हो गया रे यार, मैं तो ऐसे कंफ्यूज रखा हूँ। a 7 आ गया तो b कितना आएगा -7 आएगा, क्यों, क्योंकि a और b आपस में क्या थे, एक दूसरे के नेगेटिव थे। तो मेरा आंसर क्या आ गया बोलो, मोड ऑफ a माइनस बी, मतलब a और b का डिफरेंस, भाई 7 और -7 का गैप कितना होता है 14 ही तो होता है ना, तो a माइनस बी तो कितना आ गया बच्चों 14 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन लगातार करवा दिया ऑर्थो सेंटर के ऊपर कि 2 वर्टिसेस गिवन हो तब हम तीसरा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, या फिर बच्चों आपको एक वर्टेक्स गिवन हो और 2 लाइनों 3 लाइनों की इक्वेशन दे रखी हो तब हम कोई और वर्टेक्स कैसे निकालेंगे। अब आप बताओ मेरे को, तीनों वर्टेक्स में निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि ए निकल गया तो ये वर्टेक्स तो आ ही गया बी, और 2 वर्टेक्स आ गए ऑर्थो सेंटर आ गया तो तीसरा वर्टेक्स निकालने का आपको तरीका पता है ना, तो मतलब कि आप कुछ भी निकाल सकते हो, इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको तरीका पता लग गया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको पता ही है कि एक लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ना, ये मान लो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो इसमें y को 0 पुट कर दो, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो बच्चों x को 0 पुट कर दो, है ना। x इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है किसी लाइन की, x/a + y/b = 1, इस a को क्या बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और b को क्या बोलते हैं बच्चों y इंटरसेप्ट, है ना, b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और ये निकालते कैसे हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो, क्योंकि x इंटरसेप्ट मतलब ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना, x कोऑर्डिनेट, तो a पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या है बच्चों 0, तो ये आपको निकालना आता ही है। दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है, दोनों लाइन का स्लोप अगर मान लो m1 और m2 है और थीटा उनके बीच का एंगल है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है m1 - m2/1 + m1 × m2 का मोड। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड, ट्राई देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। ये कहता है, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये जो लाइन है क्या आप देख पा रहे हो क्या कि ये ऐसी लाइन है ना, अच्छा इसका मैं अगर कहूँ कि x एक्सिस को और y एक्सिस को ये कट करती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, इस लाइन के अंदर मैं एक बार y को 0 पुट करूंगा तो a आ जाएगा मेरा, बताओ y तो 0 और y को 0 लिखूंगा तो x कितना आएगा 5, तो ये आ गया बच्चों 5 0। तो इसी तरह से b आ जाएगा बच्चों 0 4, है ना, x को 0 पुट करोगे देख लो y कितना आएगा 4 आएगा। a और b के तो मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए। अब ये बोलता है कि L1 और L2 लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, वो इस लाइन के पूरे पोर्शन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो मतलब ऐसे, एक L1 लाइन निकल रही है ओरिजिन से और एक बच्चों L2 लाइन निकल रही है ओरिजिन से। इन लाइनों ने क्या किया, इस पूरी ए बी लाइन सेगमेंट के जो ये पोर्शन बना रही है ना, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में मतलब ए बी,
इस ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट का मतलब बच्चों जितना ये है उतना ये है उतना ये है, समझ गए, मतलब 1:1:1। तो आपको L1 और L2 का क्या बताना है, बीच का एंगल बताना है बच्चों, L1 और L2 के बीच का एंगल। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप पहले तो मेरी इस बात का जवाब देना, क्या आप P और Q के वर्टिसेस निकाल सकते हो कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं ना हॉरिजॉन्टली, ये है बच्चों B पॉइंट कितना 0,4, चाहे पहले A लिख दो चाहे B लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5,0, इनके बीच में बच्चों एक जगह P है और एक जगह क्या है Q है, और ये तीनों 1 1 1 है। तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला से P और Q निकल जाएंगे क्या, आपके दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए है ना, ये 0 0 है ही। अब आप बताओ, अगर P के वर्टिसेस निकल गए तो क्या OP का स्लोप निकल जाएगा, क्या OP का निकल जाएगा ना, और अगर Q के वर्टिसेस निकल दिए तो OQ का स्लोप भी आ जाएगा, और दोनों लाइन का स्लोप आ गया तो उनके बीच का एंगल तो हम जानते ही हैं। एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए क्या चाहिए अपने को, ये पॉइंट चाहिए। तो बस अपना टारगेट क्या है बच्चों, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना। आपके दिमाग में प्रोसेस में कहता हूँ हर बात सोचा करो कि हम जो निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, या फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को अप्रोच कैसे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। देखो नहीं तो फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, वही जैसा आपका मैथ बचपन से चलता है वैसा रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ प्रोसेस अपने दिमाग में सोचो कि इस लाइन इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, एंगल निकालने का मतलब स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए अपने को 2 पॉइंट चाहिए, एक तो दे रखा है ये ओरिजिन से पास होती है, दूसरा हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, P डिवाइड करता है इस ए बी को, P डिवाइड्स ए बी या बी ए कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पहले बी ए तो मैं बी ए लिख देता हूँ, इन 1:2, क्योंकि देखो इधर वाला पोर्शन 1 है तो इसके इधर वाला कितना बच गया, 2 बच गया ना। ये डायग्राम बेसिक ऐसे बना दो दोबारा, 0 4 ताकि मिस्टेक ना हो, है ना। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट बच्चों A है 5 0, तो ये रेशियो कितना होगा बताओ, 1:2 होगा, है ना, 1:2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो XY, तो बताओ x की वैल्यू कैसे निकालते हो, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, और ये तो 0 हो ही जाएगा, नीचे कितना आएगा 3, और y कैसे निकालोगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 से और 2 की मल्टीप्लाई 4 से, नीचे 3, तो ये कितना आ गया बच्चों 8/3। कहने का मतलब मेरा P पॉइंट आ गया 5/3 और 8/3, ये हो गया। सिमिलरली क्या निकाल लो, Q निकाल लो, एक बार और डायग्राम बना लो, 0 4 और ये है बच्चों 5 0, और यहाँ Q पॉइंट था तो Q इसको किस रेशियो में बांटेगा बताओ, 2:1 में। तो अब Q के लिए XY की वैल्यू बताना, Q पॉइंट के लिए बच्चों XY की वैल्यू बता दो, Q के लिए क्या होगा 2 × 5 यानी कि 10/3, और Y की वैल्यू बता दो, है ना, 2 × 0 और 1 × 4 4/3। अब तो डायरेक्ट लिख दोगे ना, तो Q पॉइंट कितना आ गया आपका 10/3 और 4/3, सब कुछ आ गया। P अपना कितना आया था बताओ, 5/3 और 8/3, और Q कितना आ गया बच्चों, Q आ गया अपना 10/3 और 4/3। तो मेरे को आप स्लोप बता सकते हो क्या, P OP का स्लोप, स्लोप ऑफ OP, देखो O तो 0 0 ही है, O तो बच्चों 0 0 है, तो y2 - y1/x2 - x1, मतलब 8/3/5/3 कर दो ना, 8/3 डिवाइड बाय 5/3, मतलब y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो, मैं इतना कह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये स्लोप आ गया, इसको क्या बोल दो m1। इसी तरह से आप स्लोप किसका निकाल दो, OQ का निकाल दो, y कोऑर्डिनेट को आपस में डिवाइड कर दो, है ना, 4 को 10 से डिवाइड कर दो, 4/10, 3 से 3 तो कट ही जाएगा, मतलब कि 2/5 आ गया, ये आ गया m2। तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है। ऊपर कितना आ गया बोलो, 6/5 आ गया, और नीचे बच्चों 25 एलसीएम लोगे तो 25 + 16 आई थिंक 41 आ गया ना, 41/25, तो पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो 25 को ऊपर ले जाओ 41 को नीचे, ये 5 पे कट गया, 30/41। और आपको थीटा नहीं निकालना, उनके बीच के एंगल का टेंजेंट निकालना था, मतलब tan थीटा ही निकालना था, है ना, 30/41 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो मैंने आपको बता दिया कि ये 10th क्लास का क्वेश्चन था, सिर्फ +1 का काम क्या था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, और अगर दो पॉइंट एक पूरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो बीच वाले दोनों पॉइंट P और Q कैसे निकालते हैं, ये तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश देखो होनी नहीं चाहिए अपनी। अब बच्चों ये देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड के बारे में तो आपको पता ही है ना। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल होगी। अब हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी साइड होती है ना, तो ये तो बाकी किसी दो के इक्वल हो नहीं सकती, तो दो साइड कौन सी इक्वल होगी, ये और ये। अब ये दोनों मान लो कितनी है, ए और ए मान लो, अच्छा दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, 45 होंगे। तो आप बताओ ये साइड ए है ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो निकाल लोगे ना। और वैसे भी आपको पता है
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड मान लो मैं कहता हूँ 5 है, ये भी 5 है, तो ये उसका √2 टाइम्स होती है ना, 5√2 हो जाएगी, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, पाइथागोरस लगाओ चाहे बिना सीधा कर दो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब मैं ये कहूँ कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड के स्क्वायर का सम बताओ, तो आप क्या कहोगे सर, ए स्क्वायर प्लस √2 ए स्क्वायर, मतलब टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 4 ए स्क्वायर हो जाएगा ना। या एक बच्चा करेगा पहले इसकी लेंथ निकालेगा, फिर इसकी लेंथ निकालेगा, फिर इसकी लेंथ निकालेगा। आपको पहले ही पता होना चाहिए ना कि अगर एक लेंथ को हम ए मान लें तो बस उसी से काम चल जाएगा, फिर अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर होएगा, ठीक है। इस तरह की बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, लेट टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन intersects this line at point P and Q such that OPQ जो बनेगी वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, एक एंगल जिसका क्या है 90 है। मैं डायग्राम बना के समझाऊं आपको, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो ये एक लाइन है, अच्छा इसको मैं इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख दूं, 12 से डिवाइड करोगे x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, मतलब x इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, इसका 4 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया अपना 4,0 है ना, और ये पॉइंट कितना हो गया 0,3। ये तो आपको लिखना देखो आना चाहिए, कैसे भी लिख लो आप, ये हो गया। अब ये कहती है कि दो लाइन पास होती है ओरिजिन से, दो लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो मैं ओरिजिन से पास करा देता हूँ। देखो एक ये करवा दी L1, और एक और करवा दो। अच्छा अब की बार जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी दूसरी लाइन, पिछली बार तो क्यों जरूरी था, क्योंकि वो ये कह रखा था कि दो लाइनें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो उसका पोर्शन बन रहा है ना लाइन का ए बी का, उसको ट्राइसेक्ट कर दिया। बट अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन कहीं नीचे ही होगी, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है बच्चों, आपको 90 दे रखा है। तो दूसरी लाइन में अगर रफ डायग्राम के हिसाब से बनाऊं तो कुछ ऐसे बना दूं ताकि ये थोड़ा सा तो दिखे कम से कम 90 डिग्री, है ना। ये लाइन क्या है बच्चों L2। बाकी इसको कहाँ बना रहे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ेगा कि इस एंगल को आपको 90 लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे रखा है ना। ये पॉइंट ये यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और ये इसको बच्चों क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, और ये ओरिजिन को ओ इसने बोल ही रखा है। 90 हो गया। अच्छा ये 90 हो गया, तो आपको ये भी दे रखा है ना, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है ओ पी क्यू, तो ये ओ पी क्यू आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी इक्वल, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो 45, और ये भी कितना हो गया 45, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो एल को दे रखा है ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड के स्क्वायर का सम है। आप एक को ए बोल दो, अगर ये भी ए है तो बच्चों ये सामने वाली 90 के सामने वाली कितनी हो जाएगी √2 है, तो फिर एल क्या होगा इस हिसाब से बताओ 4 ए स्क्वायर होगा क्या। कहने का मतलब मेरे को 4 ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एल निकाल लेना, और फिर उसका क्या निकालना है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब आपको एल का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक है। ये आंसर है, एल मान लो फ्रैक्शन में आ गया तो उसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उससे छोटा वो आप आंसर दे देना, ठीक है। अब बात आती है मेरे को एक लेंथ चाहिए, सिर्फ मेरे को कोई एक लेंथ मिल गई ना तब बस बात बन जाएगी। ए अगर मेरे को मिल गया तो बच्चों आंसर क्या है मेरा 4 ए स्क्वायर है, फिर तो मैं निकाल ही दूंगा। अब आप सोच के बताओ एक लेंथ कैसे निकालोगे, देखो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना वैसे सोचना, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 है ही, अगर आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट और मिल जाए तो फिर ओपी लेंथ नहीं मिल जाएगी क्या, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बस आपका काम अब ये रह गया है ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे निकालोगे, आपका ये काम है। सोच सकते हो क्या, इस ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन तो क्वेश्चन में दे रखी थी। अब देखना, अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ है ना, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो अपना। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं बच्चों ओपी की इक्वेशन निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, ओपी की इक्वेशन निकाल लूँ, तो ओपी और इस लाइन को आपस में सोल्व करके पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और पी अगर आ गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। अब मैं ओपी की इक्वेशन कैसे निकालूं, इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों मेरे को एक तो चाहिए पॉइंट, पॉइंट तो दे रखा है, दूसरा क्या चाहिए मेरे को ओपी का स्लोप, स्लोप नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, इस लाइन का स्लोप तो है ही बच्चों, इस लाइन का स्लोप तो होता ही है -3/4। ओपी का स्लोप अगर मैं मान लूं, इसका स्लोप m मान लेता हूं, तो आप बताओ मेरे को इन दोनों लाइन का स्लोप एक पता है एक पता नहीं, बट एंगल तो पता है, तो उस एंगल की हेल्प से टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के स्लोप आ जाएगा ना। देखो हो गया ना क्वेश्चन सोल्व, स्लोप आ गया, स्लोप आ गया तो बच्चों ओपी की इक्वेशन आ जाएगी, ओपी की इक्वेशन आ जाएगी तो मैं इस लाइन को और ओपी को सोल्व करके आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा पी, और पी आ गया तो बस मेरा क्वेश्चन खत्म, समझ गए। ये ऐसे सोचते हैं प्रोसेस, ये नहीं है कि क्वेश्चन को भाई हमने करना स्टार्ट कर दिया आगे देखेंगे क्या करेंगे, फिर उससे ना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि पहले स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें इस क्वेश्चन को। मेरा ये टारगेट था कि ओपी की लेंथ निकालना, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स वैसे तो आएंगे नहीं, ओपी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, है ना। और ये एंगल दे रखा है इसीलिए मैंने ये एंगल का डायग्राम बनाया ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। तो अब बोलो ओपी का जो स्लोप है बच्चों वो कितना है m, और इसका स्लोप ए बी लाइन का स्लोप बोल दो, ब्लैक वाली लाइन का ए बी का स्लोप तो आपको मानने की जरूरत ही नहीं है, तो क्वेश्चन में दे रखा है ना -3/4, इन दोनों के बीच का एंगल
कितना दे रखा है 45। तो बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 1045 m1 माइनस m2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 1 प्लस m1 इंटू m2 तो माइनस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा मोड का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड का हटाई दो, क्योंकि दो स्लोप आएंगे ना, वो एक इसका ओपी का आएगा और एक इसका आएगा ओक्यू का आएगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 4 माइनस के क्या आ जाएंगे 3m, और 1045 कितना होता है बच्चों 1 होता ही है। तो ये क्या आ गया बताओ 4m प्लस 3, और नीचे आ गया 4 माइनस 3m इक्वल टू 1045। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी क्या, m की वैल्यू बच्चों निकाल लो बहुत आसानी से आ जाएगी। 7m इक्वल टू 1, m कितना आ गया 1/7। बस m तो मेरे को चाहिए था, m आ गया तो फिर बोलो स्लोप ऑफ ओपी आ गया 1/7। और इसका पासिंग पॉइंट क्या था बच्चों ओरिजिन, पासिंग पॉइंट तो इसका ओरिजिन था ही। तो ओपी की इक्वेशन बोल दो, इक्वेशन ऑफ ओपी क्या आएगी y माइनस y1 x माइनस x1 इंटू स्लोप। तो x की वैल्यू क्या आ गई बोलो 7y आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7y आ गई। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व विद ए बी लाइन, ए बी के साथ सोल्व कर लो इसको, क्योंकि वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। ए बी की इक्वेशन क्या थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसमें x की जगह क्या पुट कर दो बच्चों 7y पुट कर दो, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 21 25 तो y कितना आ गया बोलो 12/25 आ गया क्या, y आ गया 12/25। तो x क्या है इसका 7 गुना है, यानी 84/25 आएगा। तो मतलब कि p पॉइंट आ गया अपना, p पॉइंट आ गया कितना बच्चों 84/25 और 12/25 ये आ गया p पॉइंट आ गया। तो फिर बोल दो आप मेरे को a जो डिस्टेंस थी a क्या था OP, मतलब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, और ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ 84/25 का स्क्वायर, 84/25 का स्क्वायर, और प्लस में ये मत समझना बड़ा है क्वेश्चन, अभी देखो मैं छोटा कर दूंगा इसको। अच्छा ये तो a है ना, बट मेरे को तो a स्क्वायर चाहिए, तो फिर मैं स्क्वायर रूट हटा ही देता हूँ। अच्छा ये बोलो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या 12 और 84, 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12/25 कॉमन ले लूँ। अच्छा स्क्वायर में आएगा ना फिर कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा बोलो सिर्फ 7, और यहाँ से क्या बचेगा 1। तो ये a स्क्वायर आ गया 144/625, और ये कितना आ गया बच्चों 50 आ गया। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है 4a स्क्वायर निकालना है, मुझे तो 4a स्क्वायर निकालना है। तो कितना आ गया 144/625 इंटू 50 इंटू 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, देखो 25 भी तो कट ही रहेगी, बाकी कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 144 इंटू 8 डिवाइड बाई 25। अच्छा मेरे को 25 दिख रहा है तो मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि नीचे क्या बन जाए 100 बन जाए, है ना। और 144 को बच्चों 32 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 288, 4 3 जा 12, और ये 42 43, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी जल्दी आप सोल्व कर ही सकते हैं। 46.4608, तो मतलब कि ये 46.08 की वैल्यू आ गई बच्चों क्या 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर ही तो क्या था एल था ना, एल था, और आपको क्या निकालना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। आंसर कितना आ गया 46 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर है क्वेश्चन में, बट एटलीस्ट मैं ये काम कर पा रहा हूँ आपके लिए कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करूँ कि मुझे क्या चाहिए और वो निकलेगा कैसे, ठीक है। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना तो देखना आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ना ज्योमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब 8th 9th 10th क्लास में जैसे बच्चा सोचता है कि ये एंगल दे रखा है, ये साइड पूछ रखी है, ये साइड दे रखी है, दूसरी साइड कैसे निकाले, है ना, इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए हमेशा। सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए कम से कम। अब क्वेश्चन जो है ना आसान स्टार्ट हो गया, देखो अब इसमें क्या कहता है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स सबटेंस π/4 एट द ओरिजिन। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करती है वो ओरिजिन पे π/4 का एंगल बनाती है। तो आपको ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है ना बच्चों उनकी क्या निकालनी है प्रोडक्ट, और फिर जो प्रोडक्ट आएगी उसकी निकालनी है क्या एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब प्रोडक्ट हो सकता है नेगेटिव आ जाए तो फिर उसका पॉजिटिव साइन लेके आपको आंसर बता देना है। इसका डायग्राम सिंपल सा बना के दिखाऊं मैं आपको क्या होता है, देखो ये ए पॉइंट बोल दो, इसको बी पॉइंट बोल दो। ए नहीं पता अपने को क्या है ना, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, बट 5,2 तो कंफर्म है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये तो बच्चों 5,2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 2,a देखो x की वैल्यू तो 2 है ना, x की वैल्यू यहाँ 5 तो यहाँ x की वैल्यू 2, और एक बार मैं यहाँ ले लेता हूँ क्या 2,a ले लूँ, इस b पॉइंट को बच्चों मैं 2,a ले लेता हूँ। एक मिनट में ऐसे बना देता हूँ इसको, आपको समझने में आसानी होगी। 5,2 यहाँ पे ले लें कहीं, 5,2 a पॉइंट, और ये कितना है बच्चों 2,a, तो 2,a को मैं यहाँ, ये तो रफ डायग्राम है कैसे बनाऊँ। अब ये बोल रखा है इसने कि ये जो लाइन है ना ये रेड वाली लाइन ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन,
ये ओरिजिन पे बच्चों एंगल बनाती है कितना 45। इसका मतलब क्या, अगर इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो एंगल बनता है कितना बच्चों 45। ये दे रखा आपको है ना। अच्छा एक डायग्राम ये ऐसा भी बन सकता है, आप सोच रहे हो ना भाई ऐसा ही क्यों बनाया मैंने, ए की वैल्यू की तो फर्क पड़ेगा, ए नेगेटिव हुआ तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 5,2। और एक पॉइंट बच्चों ये हो सकता है फिर है ना 2,a रहेगा, तो 2,a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, बस नेगेटिव हो सकती है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो सकता है 45 हो सकता है। मतलब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, जो ए की मान लो दो वैल्यू आती है ना कई बार, जैसे मान लो हम टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला रखते हैं, उससे दो वैल्यू आती है m की। बच्चा कई बार ये कंफ्यूज रहता है सर ये दो वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है, मैं कहता हूँ ये इन दोनों के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है डायग्राम और ये ऐसा भी हो सकता है, समझ गए आप बात, इसलिए वो m की दो वैल्यू आती है। तो अब मेरे को क्या बताना है, ए की सारी पॉसिबल वैल्यू। अब तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो सब कुछ ही गिवन है अपने को। ये एंगल 45 है, किस किस के बीच का एंगल है बताओ, किस किस के बीच का एंगल है, ओ ए और ओ बी। ओ ए का स्लोप बोलो, ओरिजिन से स्लोप निकालना तो बहुत आसान होता है, बस ऊपर y कोऑर्डिनेट लिख दो नीचे x कोऑर्डिनेट लिख दो ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप बच्चों क्या होगा, आपको दोनों डायग्राम सोल्व नहीं करने, कर लो, बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा ना। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है a और x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 10 45, क्योंकि एंगल 45 है इन दोनों के बीच का। क्या रख दो बच्चों m1 माइनस m2। अच्छा अब की बार बोर्ड लेना पड़ेगा है ना, प्लस माइनस का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप यहाँ से भी आएगा और स्लोप m की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, a की वैल्यू, a पॉजिटिव भी हो सकता है और a नेगेटिव भी हो सकता है। m1 माइनस m2 अपॉन 2/5 था है ना, मैं इसको क्या है 2/5 है ना स्लोप, 2/5 और नीचे 1 प्लस m1 और इनटू बच्चों क्या है m2। इसको करें सोल्व, ऊपर 10 एलसीएम ले लो, 5a माइनस कितना आएगा बोलो 4 आएगा क्या, 10 एलसीएम लोगे तो 5a माइनस 4 आ जाएगा है ना, 5a माइनस 4। और नीचे भी काटना मत, इसको काटोगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, मैं 10 से 10 काटूंगा ना, तो 10 प्लस में क्या आ गया 2a। अब ये 10 से 10 कट गया, बस सीधा क्या आ गया 5a माइनस 4 अपॉन 2a प्लस में 10। और अब ये मोड हटा दो, 10 45 तो कितना होता है 1 होता है, तो 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 और नीचे कितना है बच्चों 2a प्लस 10, 2a प्लस 10 इसकी वैल्यू क्या ले लो प्लस माइनस 1, और a की दो वैल्यू आ जाएगी बस, 5a माइनस 4 अपॉन 2a प्लस 10 इक्वल टू 1 ले लो। और एक बार बच्चों इसको -1 के इक्वेट कर दो, तो यहाँ से दोनों को इक्वल रखोगे ना, 5a माइनस 4 इक्वल टू 2a प्लस 10, तो 3a की वैल्यू आएगी 14, a की वैल्यू आएगी 14/3, ये आ गई। यहाँ से 5a माइनस 4 को इक्वल रखोगे -2a माइनस 10, तो ये कितना आएगा 7a इक्वल टू -6, a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -6/7। इनकी प्रोडक्ट कर दो है ना, इनकी क्या कर दो बच्चों प्रोडक्ट कर दो, 14/3 और -6/7 ऐसे, और इसकी क्या निकाल दो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है। ये दो पे कट गया, ये दो पे कट गया, 2 2 जा 4, माइनस के साइन से अपने को मतलब ही नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। 4 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया ना, कितना आसान क्वेश्चन था देखो। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर इसका क्या यूज है मैं आपको बता देता हूँ है ना। आपको पता है ये एक इंसिडेंट रे है जो पी पॉइंट से पास होती हुई इस सरफेस पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होके इस दूसरे पॉइंट क्यू से पास हो जाती है, ठीक है। ये तो यहाँ तक का डायग्राम हो गया है ना। उसके अंदर अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैथमेटिक्स में इसका सिर्फ इतना यूज है कि ये एक इंसिडेंस रे है, ये सरफेस को एम पॉइंट पे टकरा के और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पे है ना, क्यू पॉइंट से पास हो जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो क्यू पॉइंट है ये बच्चों सरफेस किसका काम करेगा, एक मिरर का काम करेगा, ठीक है, एज ए प्लेन मिरर। ये जो क्यू पॉइंट है इसकी इमेज तो आपको निकालनी आती है ना ये लाइन के अंदर इमेज निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो क्यू पॉइंट की जो इमेज होगी ना उससे बच्चों पास होगी ये इंसिडेंस रे, आप समझ रहे हो। इस इंसिडेंस रे को मान लो आगे बढ़ाते हो आप, तो ये कहाँ से पास होगी, ये इस क्यू पॉइंट के दूसरे वाले पॉइंट के है ना, जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास होती है उसकी इमेज निकाल लो आप इस लाइन में सरफेस में, ठीक है, और इंसिडेंस रे को वहां से पास करवा दो। ऐसा क्यों जरूरत है अपने को बच्चों, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंस रे। आपको बार बार इंसिडेंट रे की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एक पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में बच्चों गिवन होगा है ना, और दूसरा पॉइंट आप ये वाला निकालोगे इमेज वाला है ना, और इमेज आपको निकालनी आती है, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखना इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके आपके सारे क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाता हूँ। दो क्वेश्चन आए हुए हैं,
पहले तो आप मेरे को ये बता दो, एक पॉइंट की एक लाइन के अंदर इमेज कैसे निकालते हैं, है ना। एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। ये पॉइंट है और इस लाइन के अंदर बच्चों इसकी क्या चाहिए, मेरे को इमेज चाहिए। अगर ये ए है तो मान लो ये ए डैश को बच्चों क्या बोलोगे आप, इमेज बोलोगे ए की, है ना। और ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा, इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या करते हैं, x माइनस वाई माइनस माइनस क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट 7 और 2, इसके नीचे क्या लिखते हैं, x और y के कोफिशिएंट इक्वल टू, इमेज निकालनी है तो मैंने कहा था ना -2 लिखना है, और लाइन के अंदर ये पॉइंट पुट करो, x की वैल्यू को 7, कोई मोड वगैरह नहीं लगाना, ठीक है, y की वैल्यू को 2, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, डिनोमिनेटर में इस 2 का स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर, कोई मोड का साइन नहीं लगाना, कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना, जैसा आएगा वैसा करना, ठीक है। ऊपर 10, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4, तो अपनी ये दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक x की और एक y की, तो x माइनस 7/2 को पुट करो -4 के इक्वल, और y -2/1 को पुट करो -4, तो x की वैल्यू -8 प्लस 7 -1 आ गई, और y की वैल्यू बताओ -4 प्लस 2 कितनी आ गई बच्चों, -2, यानी कि इमेज जो a डैश है वो कितना आ गया अपना -1, -2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं इमेज निकालना आपको कोई सिखाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें तो आप परफेक्ट हो चुके हो, 1 2 लिख के दोनों के आगे माइनस माइनस लगा देना। अब ये क्वेश्चन देखो ताकि अपना इमेज में टाइम खराब ना हो एटलीस्ट। अब ये क्या कहता है, लेट ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास होती हुई आती है, रिफ्लेक्ट करती है इस लाइन को, एंड रिफ्लेक्टेड रे पास होती है इस पॉइंट से। तो बना दे डायग्राम इसका, देखो रफ डायग्राम बना देते हैं। ये एक मान लो इंसिडेंस रे है, इस पॉइंट से बच्चों पास होती हुई आती है, यहाँ टच करके इसको हमेशा क्यू नाम दे दिया करो, इसको पी नाम दे दिया करो, और रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। और ये किससे पास होती है रिफ्लेक्ट होके बच्चों, पासिस थ्रू द पॉइंट 7,2, ये होती है। फिर आपको बतानी है, अगर इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे आपको ये दे रखी है तो ए और बी की वैल्यू निकालो। आप मेरे को बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, इंसिडेंस रे की इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी, एक इक्वेशन हम निकालेंगे, एक इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों को इक्वेट करके ए और बी निकाल लेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, आसान है। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, जो इस पॉइंट की बच्चों आर पॉइंट की इमेज होगी, जो इस आर पॉइंट की क्या होगी, ये आर डैश इमेज होगी, है ना, आर डैश, वहां से ये लाइन पास होगी, समझ रहे हो ना, वहां से ये लाइन क्या होगी बच्चों, पास होगी। ये है आर डैश, और ये क्या है बच्चों, इमेज किसकी, आर की, और वो मैंने अभी निकाली है ना -1, -2, सोल्ड प्रीवियसली, है ना, अभी हमने सोल्व की है, वो मैंने दोबारा सोल्व में नहीं करके दिखा रहा, ये इमेज निकाल दी। अच्छा अब तो बस क्या निकालनी है मेरे को, इक्वेशन निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू बता दो, दो पासिंग पॉइंट दे ही रखे हैं आपको, एक 3,10 पहले से दे रखा था, एक ये इमेज से पास होगी आर डैश से, है ना, आर डैश से कितना बच्चों, ये पी पॉइंट है, और ये -1, -2, तो इस लाइन की इक्वेशन बोल दो y माइनस y1 x माइनस x1, और स्लोप कैसे निकालते हो बोलो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y माइनस 10 -12/-4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ गया, x माइनस 3, तो यानी कि इक्वेशन क्या आ गई, 3x माइनस 9 माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये आ गया आई थिंक 3x माइनस वाई और +1, है ना, +1 इक्वल टू 0। तो अब आप देख लो, एक इक्वेशन तो मैंने निकाल दी, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो 1 और 1 सेम आ गए, बाई चांस सेम नहीं आते तो मैंने तरीका बता रखा ना, कोफिशिएंट को रेशो बराबर रख दिया करो, बट यहाँ सेम आ गए तो मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकता हूँ, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी बच्चों, -1। अब बता दो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, तो ये तो आ गया 9 + 1 -9, 9 से 9 कट गया, 1 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस एक इमेज निकालनी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, डायग्राम अपने दिमाग में रखो बस। ऐसे ही एक क्वेश्चन बच्चों ये देख लो। अच्छा इसमें कुछ छोटे छोटे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक पॉइंट है मान लो x, y, अगर आपको इसकी इमेज निकालनी हो बच्चों x एक्सिस में, तो बस क्या कर दिया करो, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया करो, x y है तो क्या लिख दो, x माइनस वाई लिख दो। अगर y एक्सिस में निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। अगर y देखो x एक्सिस भी तो बच्चों एक लाइन ही होती है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है x एक्सिस की बताओ, y इक्वल टू 0, तो किसी भी लाइन में किसी भी पॉइंट की इमेज आप निकाल सकते हो ना उसी फॉर्मूले से, बट मैं कहता हूँ इसके शॉर्टकट याद कर लो, x एक्सिस में निकालनी हो तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, y एक्सिस में निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट का साइन कर दो, अगर इस लाइन में निकालनी है y इज इक्वल टू x में, तो x और y को इंटरचेंज कर दो, मतलब 2 3 की इमेज क्या हो जाएगी,
y इज इक्वल टू एक्स लाइन में 3 2 हो जाएगी, ठीक है। और y इक्वल टू माइनस एक्स में निकालनी हो तो इंटरचेंज भी कर दो और साइन भी चेंज कर दो, इंटरचेंज भी कर दो और साइन भी चेंज कर दो। और ओरिजिन में निकालनी है तो बच्चों क्या कर दो, बस ओरिजिन में निकालनी है तो सिर्फ साइन चेंज कर दो, है ना। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये पॉइंट है 3,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी इमेज कहाँ पे होगी बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। और थर्ड में दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये याद रख लो, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट क्यू ऑन एक्स एक्सिस। मतलब अब की बार ये जो पॉइंट क्यू है ना बच्चों, ये एक्स एक्सिस है। जो आपको सरफेस की इक्वेशन दे रखी थी ना पिछली बार, अब की बार वो वाला सरफेस का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है। अपना काम आसान कर दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो अब ये डायग्राम देखो ऐसा बनाओ, ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोल दो या इसको y इज इक्वल टू 0 बोल दो, जैसे पिछले में अपने को इक्वेशन दे रखी थी, ये हो गया। अब एक रे कहता है P12 से पास होती हुई Q पे रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो पास होती है दोबारा, तो ये तो पता लगे ना, ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से पास होती है। अब ये कहता है कि S एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जिससे कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब देखो P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा, है ना, और S ये रहा, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगी। तो आपको एच के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन हम कैसे करें, पैरेललोग्राम बनाना है अपने को। आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आर होगा तो उसकी इमेज नीचे लेनी पड़ेगी अपने को, है ना। ये पॉइंट अपना क्या है, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होती है, आर से। आर की इमेज हमने यहाँ ले ली, आर डैश ये क्या है बच्चों, इमेज है, इमेज ऑफ आर। और किस में, इन एक्स एक्सिस। और मैंने बताया था ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में इमेज निकालनी है तो बस एक्स कोऑर्डिनेट को सेम लिख के और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया करो, समझ गए भाई। एक्स एक्सिस में इमेज निकालोगे तो एक्स डिस्टेंस तो सेम रहेगी और वाई ऊपर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सोच लो चाहे ऐसे। उसके बाद क्या है बताओ, अगर ये इंसिडेंस रे 1 2 से पास होती है तो ये यहाँ से भी पास होगी ना, आपको पता है आर डैश से भी, मैंने आपको बता रखा है। ऐसा डायग्राम बना लो थोड़ा दिखने में भी ठीक लगे। ये पी पॉइंट से पहले पास होती थी और ये फिर आपको पता है इसकी इमेज से भी पास होगी, है ना, इस आर पॉइंट की इमेज से भी पास होगी। और इसको ये क्यू पे कट करती है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। पी क्यू पे कट करती है, आर से दोबारा रिफ्लेक्टेड रे पास होती है। और एस अब एक ऐसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट बच्चों, जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बना देगा। देखना पी क्यू आर, और कुछ ऐसा ही ले लेता हूँ मैं एस, ताकि ये दिखे भी ये पैरेललोग्राम है ना। एस पॉइंट को यहाँ पे ले लो, तो ये बच्चों क्या है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस ये। और आपको एच के की वैल्यू बतानी है, ये है एच कोमा के। अब आप मेरे को ये बता दो बस, आप पैरेललोग्राम में 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सको तो। क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट निकल गए फिर तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के और निकाल दूंगा ना एच और के की वैल्यू, और एच और के निकल गया तो एच के स्क्वायर निकाल दूंगा। अब आप बताओ क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, क्यू पॉइंट के। याद रखो मेरी बात, मैंने पिछली बार क्वेश्चन में क्या निकाल के दिखाई थी आपको, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाली थी ना इंसिडेंट रे की। अब पी क्यू की इक्वेशन निकाल दूं और ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन तो होती है y इक्वल टू 0, तो फिर इन दोनों को आपस में सोल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू आ जाएगा ना। तो बताओ इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, है ना। आपके दिमाग में ये प्रोसेस रहना चाहिए हमेशा। 2 पॉइंट से पास होती है ये, एक तो 1 2 से और एक इमेज से 4 और -3 से। तो बताओ इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, यहाँ पे x माइनस एक्स वन लिख दिया करो, और स्लोप -3 -2 और बच्चों 4 -1। तो 3 से तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3y माइनस 6, और -5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, -5x प्लस 5। तो ये कितना हो गया बोलो, 5x इधर ले आओ प्लस 3y और 6 को भी इधर ले आओ इक्वल टू 11। अच्छा इसके अंदर पुट कर दो बच्चों किसको, y को 0, क्योंकि ये q पॉइंट कैसा है, q पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों y को 0 पुट करोगे ना, क्योंकि q कहाँ पे है, x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो 5x कितना आ गया 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/5। तो मेरा q पॉइंट कितना आ गया बोलो 11/5, 0 आ गया, क्या q पॉइंट आ गया बच्चों 11/5, 0। अब ये q पॉइंट आ गया तो बस अब तो ये क्वेश्चन 10th क्लास वाला बन गया। जैसे क्वेश्चन आता था कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और चौथा वर्टेक्स आपको निकालना है। ये देखो ये रहा, इसको मैं पी क्यू आर एस ही ले लेता हूँ, पी क्यू आर एस लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पी इसको ऐसे लिख दूँ, पी ये था ना, पी क्यू आर और एस। हाँ अब ठीक है, पी पॉइंट क्या था देखो ऊपर से देख के लिख दो 1 2, क्यू पॉइंट हमने निकाला 11/5, 0। आर पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा था इमेज वाला, क्या था वो 4 3, ये था बच्चों 4 3, और ये था एच के। अब तो आप क्या रख दो बस, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस इक्वल टू रख दो आप मिड पॉइंट ऑफ पी आर। मिड पॉइंट को बस इक्वल रख दो, नीचे 2 2 से डिवाइड करने की आपको पता है जरूरत नहीं होती है ना। एच प्लस में
11/5 है ना, x1 + x2/2, ये 2 डिवाइड करने की मैं बार बार आपको कहता हूँ जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो दोनों तरफ पॉइंट को इक्वेट करोगे तो 2 से तो कट ही जाना है ना। 4 + 1/2 है ना। पेपर के अंदर आपको ये काम नहीं करने, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम स्पेस सब कुछ बचाना है। तो इस फर्स्ट वाले को इक्वेट करोगे तो बोलो h + 11/5 इक्वल टू क्या आएगा, 5 आ जाएगा क्या। h कितना आ जाएगा, 5 - के 11/5 यानी कि 14/5 आ गई, ठीक है। और k इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ गया, k 5 आ गया। तो मेरा आंसर क्या है, एच के स्क्वेयर, h × k स्क्वेयर। h कितना है बच्चों 14/5 और k कितना है 5, 5 का स्क्वेयर, एक 5 कट जाएगा, 14 5 जा कितना आ जाएगा बच्चों 70। 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा, इमेज वाला कॉन्सेप्ट जो है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला गया है, द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल दिस आर दिस एंड दिस। डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल की 3 साइड में से 2 साइड की अपने को इक्वेशन दे रखी है, ए बी सी। ए बी मतलब ये रही 4x + y = 14, और बच्चों ए सी की इक्वेशन ये रही 3x - 2y = 5। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट बी सी साइड को, मतलब सामने वाली साइड को इंटरनली डिवाइड करता है बच्चों 2:1 में। आप देखना ध्यान से, ये पॉइंट है कोई, है ना, ये एम पॉइंट नाम देता हूँ। मिड पॉइंट नहीं है ये, कुछ भी हो सकता है। मिड पॉइंट होता तो 1:1 में करता ना, तो ये मिड पॉइंट नहीं है, ये 2:1 में डिवाइड करता है ना, कोई पॉइंट हो सकता है ये। और आपको बीसी की इक्वेशन निकालनी है। आप अपने दिमाग में प्रोसेस सोचो, देखो इतना कहते ही डायग्राम बनाते ही प्रोसेस सोचना स्टार्ट कर दिया करो। बीसी की इक्वेशन निकालनी है, अपना टारगेट क्या है बच्चों, बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करना, बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट करना। और इक्वेशन के लिए आपको देखो या तो 2 पॉइंट चाहिए उस लाइन के ऊपर, या एक पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप तो मेरे को कहीं से दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन में, है ना, स्लोप की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि कोई ऑर्थो सेंटर कोई सर्कम सेंटर वगैरह की बात ही नहीं है। तो मेरे को एक पॉइंट और चाहिए, है ना, क्योंकि एक पॉइंट तो बताओ, एम तो लाई करता ही है, एम लाइज ऑन बीसी। सो वी नीड वी नीड ए और सी, मतलब मेरे को अगर, या तो सॉरी बी और सी, या तो मेरे को बी के कोऑर्डिनेट मिल जाए, और बी के नहीं मिले तो सी के मिल जाए। अब बताओ, बी के मिल गए तो एम के भी है, तो बी और एम पॉइंट को यूज करके मैं बीसी की इक्वेशन लिख सकता हूँ ना। आप बताओ, ये बात तो मानते हो। और सी के मिल गए तो एम और सी के कोऑर्डिनेट को यूज करके मैं बीसी की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है कि मैं बी और सी में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बच्चा तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो तो क्या करेगा, इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लेगा, इसके कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा मान लेगा। मैं कहता हूँ बच्चों, वेरिएबल 2 की जगह 1 रखने की आदत डाल लो। जैसे ये बी पॉइंट बताओ कहाँ पे लाई करता है, ये बी पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर तो लाई करता ही है ना। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा होगा तो मैं वाई कोऑर्डिनेट को भी अल्फा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन पे है, तो एक्स की जगह अल्फा रखोगे तो बच्चों बताओ मेरे को, वाई 14 - 4 अल्फा नहीं हो जाएगा क्या। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि 2 वेरिएबल में बनाने की आदत छोड़ दो, एक वेरिएबल में अज्यूम किया करो। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उस लाइन पे आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना है, तो एक कोऑर्डिनेट को आप अल्फा मान के दूसरे कोऑर्डिनेट को x को मानोगे तो x की जगह अल्फा पुट करके y निकाल लिया करो, y को अल्फा मानोगे तो y की जगह अल्फा पुट करके x निकाल लिया करो। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, सिर्फ समझ आ गई मेरी बात। तो ये अल्फा के रूप में आगे ऐसे ही बोलो ये पॉइंट। अब आप ये मत कह देना कि सर इसको भी x को अल्फा मान लो, ये तो अलग अलग है ना पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट अलग अलग ही मानना पड़ेगा अपने को, हमें क्या पता कि ये सेम होगा। इसको मैं बीटा मान लूँ तो बताओ, ये 3 बीटा -2y = 5, तो 3 बीटा -5/2 किसके इक्वल आ गया, y। बस मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एक लाइन की इक्वेशन दे रखी हो और उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानने हो, तो 2 वेरिएबल में मत मानना, आप एक वेरिएबल में मानना। उससे क्वेश्चन आपको पता ना, एक तो वेरिएबल 4 होते हैं इस क्वेश्चन में, अल्फा बीटा एक्स वाई, और एक में 2 में ही काम चला रहा हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा तो आसान होगा। अब आप ध्यान से सोचना बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मेरे को अब या तो कोई अल्फा की वैल्यू बता दे, मेरे को अगर अल्फा मिल गया तो बी मिल जाएगा, मेरे को अगर बीटा मिल गया तो सी मिल जाएगा। और मैंने यही तो कहा था कि बी और सी में से मेरे को कोई एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, अल्फा कैसे निकालूं या बीटा कैसे निकालूं। निकल निकल गया, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच्चों ये एम पॉइंट इस बीसी लाइन सेगमेंट को 2:1 में बांटता है, तो बस मैं तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं क्या इसके ऊपर, बाय सेक्शन फॉर्मूला। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अल्फा और बीटा में 2 इक्वेशन आएगी और मैं दोनों को क्या कर लूंगा, बस सोल्व कर लूंगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। बताओ, ये जो 2x कोऑर्डिनेट होता है इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे आप, इस 2 की मल्टीप्लाई करते थे इधर वाले x कोऑर्डिनेट से, इस 1 की मल्टीप्लाई करते थे इधर वाले x कोऑर्डिनेट से, और नीचे क्या करते थे, रेशियो की दोनों टर्म का सम, बोलो यही करते थे ना। तो यानी अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 2 जा 6 आ गई क्या फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ये जो -4/3 कोऑर्डिनेट है,
-4/3 जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये y कोऑर्डिनेट, इसको कैसे निकालते थे, इस 2 की मल्टीप्लाई करते थे अब बच्चों इधर से, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3 बीटा -5, और इस 1 की मल्टीप्लाई करते थे इधर से, यानी कि 14 -4 अल्फा से, और नीचे दोनों कोऑर्डिनेट का सम, इसका 2 + 1 का सम है ना, ये 3 से 3 कट गया, तो बताओ कितना आ गया, -4 अल्फा प्लस 3 बीटा -4, और ये कितने रह गए बताओ, ये रह गए +9 है ना इधर, तो इधर आके क्या हो जाएंगे -9, यानी कि -13, माइनस कॉमन ले लो, 4 अल्फा -3 बीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 13, और मेरे को है ना दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को एक निकालना है, चाहे अल्फा दे दो मेरे को या बीटा दे दो, ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। तो बताओ अब दोनों लाइन को मैं दोबारा लिख दूं, फर्स्ट और सेकंड को मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये तो आसान सी इक्वेशन है ना 6, अल्फा प्लस 2 बीटा 6 है, और ये 4 अल्फा -3 बीटा 13 है, 4 अल्फा माइनस के 3 बीटा इक्वल टू क्या बच्चों 13। अच्छा आप ये बताओ अल्फा निकालना आसान रहेगा क्या बीटा, मैं तो कहता हूँ अल्फा निकालना आसान है, क्योंकि अल्फा निकल गया ना तो ये पॉइंट आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो बीटा को एलिमिनेट कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 3 से कर दो, और आपस में क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करूंगा तो कट जाएंगे, तो बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से करोगे तो 8 अल्फा आएगा, इसको 3 से करोगे तो 14 अल्फा आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 3 से करोगे तो 3 आएगा ना, अल्फा को 3 से करोगे तो 3 अल्फा आएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से करो, और दोनों को क्या कर दो ऐड, तो 11 अल्फा इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 44 आ गया, क्या अच्छी वैल्यू आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4, अल्फा 4 आ गया, तो बच्चों बी पॉइंट आ गया ना अपना, अल्फा कोमा 14 -2 अल्फा था आई थिंक है ना, 14 -4 अल्फा, 14 -4 अल्फा, तो यानी कि 4, और 14 में से 16 गई यानी कि -2, अपने पॉइंट आ गए बच्चों 4 कोमा -2, देखो ये आएंगे ना 4 कोमा -2 आ गए। तो फिर अब आप बता दो मेरे को इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगी, बी पॉइंट मैंने निकाल दिया 4 कोमा -2 है ना, और एक एम पॉइंट था इसके ऊपर, कितना था एम पॉइंट देख लो 2 कोमा -4/3, 2 कोमा -4/3, और यहाँ कोई पॉइंट सी है उसकी जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन बोल दो क्या होती है y - y1 इक्वल टू x - x1, तो लिखी दो, और स्लोप, स्लोप क्या कैसे करोगे बताओ, -4/5, और माइनस माइनस क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, और डिवाइड बाय 2 -4 कर देता हूँ, तो y + 2, ये कितना आ गया बोलो, 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया 6, 6/5, और डिवाइड में कितना है -2, तो -3/5 आ गया क्या सोल्व करके, -3/5 आ गया ये, बस इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5y + 10, और -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x को एक तरफ ले आओ, तो 3x + 5y, और -2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 है ना, ये मेरा आंसर आना चाहिए, 3x + 5y - 2। कहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, एक बार चेक करें, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है अपनी 4, एक बार मैं दोबारा चेक कर देता हूँ, अल्फा + 2 बीटा कितना 6, अल्फा + 2 बीटा 6, और दूसरी इक्वेशन बच्चों क्या है 4 अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 13, 4 अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 13, ठीक है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इसको 3 से, तो ये तो कट जाएगा, 2 से करोगे तो 8, और 3 से करोगे तो 3, 2 से करोगे तो 26, और 3 से करोगे तो 18, 11 अल्फा इक्वल टू 44, अल्फा इक्वल टू 4, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके अल्फा और 14 -4 अल्फा, तो अल्फा को 4 रखेंगे, 14 में से -2, ठीक है 4 -2, और इसके कोऑर्डिनेट और चेक कर लें एक बार, 2 -4/3, 2, ओहो -4/5 लिख दिया ना मैंने, देखो यहीं पे मैं छोटी छोटी मिस्टेक कर देता हूँ, ये क्या था 3 था ना, ये कितना था बच्चों 3 था, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक होता है, बस लास्ट में कैजुअल मिस्टेक हो ही जाती है ना कहीं पे, और उसकी वजह से चलो ये तो अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव होता तो फिर सारी मेहनत बेकार चली जाती है ना, तो ऑब्जेक्टिव का एक फायदा तो है कि कई बार क्वेश्चन का आंसर अजीब सा ना पता लग जाता है हमने गलती कर दी, तो इसको लिख दो y + 2 और x - 4, और बच्चों स्लोप लिख दो क्या, मैं -4/3 + 2 कर दो, और 2 में से 4 गया -2, तो 2 में से 4/3 घटा दो अब की बार है ना, कितना आ जाएगा फिर 6 में से 4 गया 2/3, और नीचे कितना है -2, तो -1/3 आ गया, कहने का मतलब ये है -1/3 आ जाएगा, y + 2 इक्वल टू -1/3 इंटू x - 4, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y + 6, और -x प्लस में 4, इधर दे आओ सबको x + 3y और +2 आ जाएगा है ना, x + 3y + 2 इक्वल टू 0, x + 3y + 2 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और, अब एक बच्चा ये दिमाग लगाता है कि सर आपको बीसी की इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है मेरे को बीसी की इक्वेशन, ध्यान से सुना मेरी बात, और ये पॉइंट तो बीसी पे लाई करता ही है,
तो क्या पता इस पूरे क्वेश्चन में जो हमने टाइम वेस्ट किया है, पेपर में क्वेश्चन आए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर का सिनेरियो क्या हो सकता है। आप पहले ये काम करना, इस पॉइंट को पुट करके देखना चारों इक्वेशन में। क्या पता आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि एक ही लाइन ऐसी हो जो इसको सेटिस्फाई करती हो, बाकी करती ना हो, फिर आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। आप देखो, पहले तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। करेगा क्या? 2, और इसको करोगे तो कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 + 2 = 0। ये तो करेगा क्योंकि ये तुम्हारा आंसर है। दूसरी को देखो, x कितना है 2, -6y कितना -4/3 -10। ये तो मेरे ख्याल से करेगा क्या? 2 और प्लस, हाँ ये कट जाएगा, 2 + 12 -10 0। क्यों करेगा? नहीं करेगा। ये कितना आ गया अपना? 2 8 आएगा है ना, 8 करेगा भी, करेगा। ये भी करेगा है ना, तो मतलब कि गड़बड़ होगी। पहला भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तो दो इक्वेशन, अगर दो मान लो पॉइंट, दो लाइनें सेटिस्फाई हो रही है एक पॉइंट से, फिर उन दोनों में से तो चूज करना प्रॉब्लम होगी ना, और हो सकता है तीसरी भी करे। तो इतना एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं होगा आई थिंक जेई के एग्जाम में, बट फिर भी आपको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? एबीसी एक ट्रायंगल है, ये लाइन है y = x। y = x लाइन का मतलब बच्चों आपको पता है कि इस पे जो भी पॉइंट होगा उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम होंगे। ये इक्वेशन है बच्चों किसकी? बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी की बाइसेक्टर है ये। यानी कि मैं डायग्राम ऐसा बना दूं कि आपकी बात, बी को ऊपर ले लेता हूं ताकि इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने में मेरे को आसानी हो। ये ए और सी ले लो। अब ये क्या बोलता है कि y = x लाइन है इस एंगल बी के बाइसेक्टर की, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जहां पे भी बाइसेक्टर का नाम आ गया ना बच्चों, इसका मतलब आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का अप्लाई करोगे, है ना। क्या होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? पता है ना आपको? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, मतलब इस ए बी और इस बी सी का जो रेशियो होता है वही होता है बच्चों ए डी अपॉन डी सी का, है ना। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। इक्वेशन ऑफ साइड ए सी आपको दे रखी है, अच्छी बात है। इस ए सी की इक्वेशन आपको दे रखी है क्या? 2x - y = 2। इससे मेरे को एक बात तो क्लियर पता लग रही है कि मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं बाद में पढ़ूंगा क्वेश्चन, क्योंकि डी काम आएगा और बहुत काम की चीज़ आ गई। तो डी तो मैं तुरंत निकाल दूंगा, है ना। इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है, तो एक्स को क्या पुट कर दो? वाई, या वाई को क्या पुट कर दो? एक्स। तो एक्स कितना आ गया? 2, एक्स 2 आ गया, तो वाई भी कितना आ गया? 2। मतलब कि डी तो झट से निकल गया बच्चों, 2,2। ठीक है, कहीं यूज होगा तो ठीक है, देख लेंगे। अब 2ab देखना, 2ab इक्वल टू बी सी दे रखा है अपने को, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए बी बाई बी सी इक्वल टू 1/2 है ना। ये 1 है तो ये 2 नीचे जाएगा, यानी इस ए बी और इस बी सी का रेशियो बच्चों 1/2 दे रखा है। मतलब कि ए डी और डी सी का रेशियो भी तो फिर यही होगा, क्योंकि ये रेशियो सेम होते हैं। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि डी पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है बच्चों? 1/2 में, यानी कि डी डिवाइड्स, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, डी डिवाइड्स ए सी इन 1/2। इस बात से एग्री करते हो ना आप? ये हो गया, बात होगी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को पता ही है, ए और सी में से किसी एक के पता लग जाए तो मैं दूसरे के निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। अब आगे आ जाओ। इफ एंड द पॉइंट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को बच्चों 4,6, और बी पॉइंट के अल्फा बीटा दे रखे हैं। बट मेरी बात सुनो ध्यान से, बी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है बच्चों? y = x लाइन पे। तो फिर यहाँ पे तो जो अल्फा है वही बीटा है, और जो बीटा है वही अल्फा है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए ना। तो मैंने यही तो बताया था कि आप वेरिएबल्स को क्वेश्चन में कम करने की कोशिश करो। एग्जामिनर तो आपको कंफ्यूज कर रहा है अल्फा बीटा। एक तरफ तो कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, और दूसरी तरफ कह रहा है बच्चों ये पी पॉइंट इस लाइन से पास होता है। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर तो जो भी पॉइंट होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी ना, अल्फा अल्फा होगी। तो मैं बीटा को तो हटा ही देता हूँ क्वेश्चन से, मुझे ये निकालना है। तो यानी कि मैं अल्फा + 2 अल्फा 3 अल्फा निकाल दूंगा, है ना। यही मेरा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा और बीटा क्या है? सेम। तो मेरा अब टारगेट है बच्चों क्या? अल्फा की वैल्यू निकालना। अरे कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अल्फा की वैल्यू समझ रहे हो आप? कैसे कैसे निकालूंगा बताओ। आपको ये दे रखा है कि ए बी और इस बी सी का रेशियो 1/2 है। तो मैं ए बी के कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है ही अल्फा की फॉर्म में, और ये, और मैं अगर सी के कोऑर्डिनेट और निकाल दूं, अब मेरा टारगेट है बच्चों क्या निकालना? सी निकालना। और सी तो बच्चों वाला काम हो गया। मेरे को सेक्शन फॉर्मूला लगा के सी के कोऑर्डिनेट बता दो। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,6। सी के कोऑर्डिनेट बच्चों मान लो x, y, और ये कोऑर्डिनेट है आपके 2 2, और सेक्शन फॉर्मूले का रेशियो आपको दे रखा है बच्चों कितना? 1/2। तो बताओ ये x कोऑर्डिनेट 2 कैसे निकालते हो आप? कैसे निकालोगे बोलो? इस 1 की मल्टीप्लाई करते हो इधर वाले x से, इस 2 की मल्टीप्लाई करते हो इधर वाले 4 से, और नीचे रेशियो की दोनों टर्म का सम बोलो, ऐसे निकालते होगे। तो x कितना आ गया? आई थिंक 6 - 8, यानी कि -2 आ गया। ऐसे ही y बता दो। इस y, इस 2 की वैल्यू कैसे निकालते थे आप? इस 1 की मल्टीप्लाई करते थे y से, इस 2 की मल्टीप्लाई करते थे बच्चों 6 से,
और डिवाइड बाय किससे करते थे 3, तो उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो y कितना आ जाएगा बच्चों -6 है ना। तो ये पॉइंट कितना आ गया -2 -6, -2 -6 आ गया। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ बना के और क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ। बस देखो ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा सी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है अल्फा अल्फा, ए के बच्चों आपको दे रखे थे 4 6 और सी के मैंने निकाल दिए क्योंकि रेशियो था मेरे पास, तो सी के कोऑर्डिनेट मेरे लिए आसान थे निकालना। कितना -2 -6, -2 और -6। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दे रखा है ना, मेरे को तो अल्फा ही तो निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और बी सी का रेशियो बच्चों क्या दे रखा है आपको 1/2, या फिर ए बी का स्क्वायर और डिवाइड बाय बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 स्क्वायर कर दूं। ए बी का स्क्वायर बोल दो, ए बी का स्क्वायर अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस एल्फ। देखो अब अगर आप अल्फा की जगह बीटा लेते तो क्वेश्चन हो गया था ना लेंथी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये कितना होगा अल्फा +2 का होल स्क्वायर और बीटा +6 का होल स्क्वायर, सॉरी 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 अल्फा अल्फा रखेंगे और 1/4। मैं एक बार चेक कर देता हूँ कि मैंने सी के कोऑर्डिनेट सही निकाले हैं क्या। ये आ गया। मेरे को अगर ये 2 निकालना था तो मैं क्या करता, 1 की मल्टीप्लाई इस x से करता, 2 की मल्टीप्लाई इस 4 से करता बाय 3। 2 3 जा 6, 6 में से हट गया -2, ठीक है। अगर ये 2 निकालना होता तो मैं इस 1 की मल्टीप्लाई करता y से और इस 2 की मल्टीप्लाई करता 6 से, मतलब 12, और नीचे 3 उधर मैंने जाके कर दिया 3 2 जा 6, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। तो अब बस क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। क्या आ गया बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ से आएगा 2 अल्फा स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ से कितना आएगा -8 अल्फा आएगा, और यहाँ से बच्चों माइनस के 12 अल्फा आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 36 आएगा, 52 लिख दूँ उसको डायरेक्ट, है ना, खत्म। इधर इधर क्या बचेगा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 4 अल्फा आएगा, यहाँ से 12 अल्फा आएगा, 16 अल्फा बन जाएगा, यहाँ से +4 आएगा, यहाँ से +36 आएगा, +40 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब क्या करो, देखो या तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, इधर से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो क्या हो जाएगा बताओ, 4 2 जा 8 अल्फा स्क्वायर और साथ साथ में मैं ये 2 अल्फा स्क्वायर घटा देता हूँ, और ये कितना आएगा -20 माइनस के 80 और ये माइनस का 16 हो जाएगा उधर जाके। ये कितना होगा 52 को 4 से करोगे बच्चों 208, और इसमें से ये 40 माइनस कर देना, इक्वल टू क्या बच गया, ये हो गया। तो 8 में से 2 गया बच्चों, कितना आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, और माइनस के कितने हो गए ये 96, और प्लस के कितने हो गए 168, ठीक है। 6 कॉमन लेके काट दें तो अल्फा स्क्वायर -16 हो जाएगा ये, और बच्चों कितना होगा 6 कॉमन लेके काटोगे तो कितना आ गया बताओ, 6 2 जा 6 8 जा, तो 14 और 2 बन गया, आई थिंक फैक्टर है ना, 14 अल्फा माइनस के 2 अल्फा। अल्फा की दो वैल्यू आ गई, अल्फा की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 2 और एक 14 आगे ना, अल्फा की दो वैल्यू 2 और 14। बट एक बात ध्यान रखो, अपने को एक कंसीडर करनी है, अल्फा कितना है मेरा 2 और 14 आया। अगर अल्फा 2 हो गया, ध्यान से देखो, अगर अल्फा 2 हो गया तो ये पॉइंट भी 2,2 हो जाएगा, और ये डी पॉइंट भी 2,2 था। बट अल्फा 2 तो अपने को बी और डी को कोइंसाइड कर देगा, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, आपको पता है। तो इसका मतलब ये रिजेक्ट कर दो, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको बच्चों, 14 लेनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू कितनी लोगे 14, सो अल्फा आ गया अपना 14। तो मेरा आंसर क्या था, मैंने बताया था ना अल्फा 14 तो बीटा भी 14 होगा, तो अल्फा +2 बीटा को मैंने 3 अल्फा लिख दिया था, है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है। तो 14 को बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मैंने देखो कितनी आसानी से आपको बता दिया इस क्वेश्चन को सोल्व करके, कि इस तरीके से सोचा करो आप कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एग्जामिनर ने बेशक दे रखा हो या हमने मानना हो, उसके दोनों कोऑर्डिनेट को आप हमेशा इक्वल मानोगे। एक तो 2 वेरिएबल में क्वेश्चन सोल्व करना, एक वेरिएबल में क्वेश्चन सोल्व करना बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर गलती से आपने मान भी लिया, मान लो बीटा मान लिया, फिर आपको सर दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आएंगे। अगर आपने इस लाइन के अंदर अल्फा और बीटा ही लेके चलिए, तो दूसरी इक्वेशन इस अल्फा बीटा पॉइंट को यहाँ पुट करोगे ना, यहाँ पुट करोगे तो बीटा इक्वल टू अल्फा, फिर आपको बाद में ध्यान आएगा अरे यार ये क्या कर दिया, हम पहले से ही बीटा को अल्फा मान के चल लेते, ठीक है। तो फिर एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन नहीं सोल्व हो जाता। तो फिर जो इक्वेशन यहाँ से आती है आपकी इतनी बड़ी इक्वेशन ये अल्फा बीटा में, और फिर लास्ट में आप बीटा को क्या पुट करते, अल्फा पुट करते, इससे अच्छा पहले ही बीटा को अल्फा पुट करके चलो, बात तो एक ही है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, लेट दिस बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद दीज 3 वर्टिसेस। अब इन तीनों वर्टिसेस को ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से, ये तीनों वर्टिसेस है बच्चों। मैं वर्टिसेस को चलो एक ट्रायंगल पे बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे ए बी सी। मैं डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ बट ये एक्चुअल में डायग्राम है नहीं, है ना।
आपको मैं बताऊंगा ये डायग्राम कैसा है। सी पॉइंट है a/4 कोमा -2। देखो कभी भी पेपर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको राइट ट्रायंगल चेक करनी हो कि ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं, ये तीनों वर्टिसेस, अगर किन्हीं भी दो वर्टिसेस का, जैसे मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और बाकी किन्हीं भी दो वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, बोलो ये वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमेशा बच्चों ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल बनेगी। आप कुछ भी कर लेना, ठीक है। अब कैसे, देखो कैसे होता है राइट ट्रायंगल में। आप एक बात बताओ, जैसे ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, और ये लाइन किसके पैरेलल है, बोलो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। ये लाइन वाई एक्सिस के क्या है बच्चों, पैरेलल है। और एक मैं ग्रीन लाइन बना देता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल बना देता हूँ, ये क्या होगी बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर इस एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन जो है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, तो एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या होता है, जीरो। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, तो वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप भी क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी, है ना। इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट, और इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, जीरो। मतलब कि एक लाइन का स्लोप अगर जीरो आ जाए और दूसरी लाइन का स्लोप अगर इनफाइनाइट आ जाए, तो आप ये तो बात मानोगे ना कि वे दोनों लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर ही होगी। क्यों, क्योंकि एक का स्लोप जीरो और एक का इनफाइनाइट आने का मतलब है कि एक लाइन उसमें से एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पहले ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब वे दोनों लाइन भी तो आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उन तीन लाइनों से बनने वाली ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में ये सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड वगैरह निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब चलो आपका दिमाग नहीं चला, मान लो स्लोप तो निकालोगे, ए बी का स्लोप बता दो, स्लोप ऑफ ए बी, लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक है। दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम मिल जाए, दो का वाई कोऑर्डिनेट सेम मिल जाए, तो बस आप समझ लेना वो राइट ट्रायंगल है। ए बी का स्लोप कैसे निकालते हो बताना, y2 माइनस y1 यानी 6+2, x2 माइनस x1, डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा तो मतलब स्लोप इनफाइनाइट आ गया, है ना। अब इसी तरह से आप बताओ स्लोप ऑफ निकालो बच्चों, किसका, ए सी का स्लोप, y2 माइनस y1 दोनों कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, बताओ, तो एक दूसरे को आपस में माइनस करोगे तो क्या आपको नहीं लग रहा क्या कि ऊपर जीरो बन गया, जीरो बाय समथिंग क्या हो गया, जीरो। तो एक का स्लोप जीरो और एक का स्लोप इनफाइनाइट, तो मतलब ए बी लाइन परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, ए सी के, है ना। ए बी ये जो लाइन है ना ए बी, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मतलब ये क्या हो गया फिर बताओ, राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तभी मैंने कहा था ना ये डायग्राम ऐसा है नहीं, डायग्राम एक्चुअल में ऐसा है, ए बी लाइन इस ए सी के क्या है, परपेंडिकुलर, तो बी सी क्या हो गया बताओ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बी सी हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे बताओ फिर ये जो सर्कम सेंटर होता है वो तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट नहीं होता क्या, सर्कम सेंटर तो बच्चों हाइपोटेन्यूज का क्या होता है बताओ, मिड पॉइंट होता है क्या, मैंने बताया था ना राइट ट्रायंगल में, a/4 और -k2, और ये क्या है, इसका सर्कम सेंटर बच्चों मिड पॉइंट है। तो बस अब मेरे को a की वैल्यू निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट है। तो बताओ पहले से निकाल दूं, 5 इज इक्वल टू मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय टू करने के बजाय इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 10 इक्वल टू ये कितना आ गया बोलो, 5a/4, 20, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। तो मेरे को इस क्वेश्चन में सिर्फ a ही पूछा जाता तो मैं कितनी आसानी से बता देता, ठीक है, a आ गया। अच्छा ए आ गया तो फिर ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ए कितना आ गया, 4, तो ये आ गया बच्चों 4 - 2, और ये आ गया 4, 6, और ये आ गया बच्चों 4/4 यानी कि 1 - 2 ट्रायंगल, तो ये राइट ट्रायंगल है ही, तो ए की वैल्यू तो आ गई, है ना। अपने को क्या पूछा है अब देखो, ए आ गया, लेट एल्फा, ठीक है, ये रहा एल्फा, एल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस। अब आप मेरे को बताओ, मैं एक ट्रायंगल दोबारा बना दूं इसको, इस ट्रायंगल को दोबारा बना देता हूँ थोड़ी अच्छी करके, है ना। ये था अपना ए, ये बी, और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने आए देखो, ए के आए बच्चों 4, -2। अच्छा राइट एंगल किस पे था, ए पे था ना, ए है अपना 4, -2, हाँ ये रहा 4, -2, ए पे राइट एंगल बनाना पड़ेगा अपने को, ए पे, ठीक है। और फिर 4, 6, बी के है 4, 6, और सी के कोऑर्डिनेट बच्चों कितने आ गए, 1, -2, है ना। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दी। अब क्वेश्चन में अपने से क्या कह रखा है, अल्फा जो है ना वो इस ट्रायंगल की बच्चों सर्कम रेडियस है, क्या है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आपको याद है क्या, बताया था मैंने, ABC/4 डेल्टा, है ना। एक शॉर्टकट भी होता है राइट ट्रायंगल में, बट अभी मैं वो बता नहीं रहा कि कंफ्यूजन हो जाएगी इतने फॉर्मूले में। ABC मतलब तीनों साइड की लेंथ, तीनों साइड की लेंथ इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। अब देखना 4 और 4 सेम है, 6 और -2 का गैप कितना होता है बच्चों, 8, तो मतलब ये लेंथ कितनी आ गई, 8। यहाँ पे -2 सेम है, 4 और 1 का गैप कितना होता है, यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रही है, 3
मैं कोऑर्डिनेट दोबारा निकाल के देखता हूँ एक बार। ए की वैल्यू कितनी आई थी 40, ओहो ये सॉरी सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू 8 आएगी ना, ए की वैल्यू 8 आएगी, ए की वैल्यू 8 आ गई, तो फिर ये सब कुछ गलत हो गया ना अपने कोऑर्डिनेट्स। मैंने लिखा सब कुछ सही है ना, और फिर भी देखो मैंने वैल्यू निकालने में गलती कर दी। 10 4 जा 40, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो ए की वैल्यू 8 आएगी। तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट ये थे ना, तो 8 कोमा -2 होंगे, और फिर ये कितने हो जाएंगे 8 कोमा 6, और इसके कितने होंगे 8/4 यानी कि 2 कोमा -2, ऐसे हो जाएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट लिखो आप 8 कोमा -2, इन तीनों को मैं हटा के दोबारा लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 8 कोमा -2, पी के कितने आगे 8 6, पी के आगे बच्चों 8 6, और इसके कितने आगे 2 कोमा -2, 2 कोमा -2। हाँ अब ठीक है। अब देखो तीनों साइड की लेंथ निकालो। अब ये 8 और 8 तो सेम है, 6 और -2 का गैप 8, ठीक है। यहाँ पे -2 सेम है, 8 और 2 का गैप 6, तो राइट ट्रायंगल में दो साइड आ गई, तो तीसरी साइड तो 10 ही होगी, 6 8 और 10 है ना। और वैसे करके देख लो, 8 -2 6 का स्क्वायर, 6 + 2 8 का स्क्वायर, और उसका रूट करोगे 10 आएगी, ठीक है, ये आ गया। तो ABC तीनों साइड आ गई, ABC तीनों साइड आ गई, तो बताओ तीनों साइड की मल्टीप्लाई 4 डेल्टा, डेल्टा क्या होता है एरिया, और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बता दो 4 इंटू डेल्टा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 इंटू 6, यही होता है ना। देखो 8 6 8 6 कैंसिल, नीचे कितना बच गया 2, तो 10/2 कितना आ गया बच्चों 5। और सर्कम रेडियस अगर आपको आर निकालनी हो ना राइट ट्रायंगल में, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों उसका क्या कर दिया करो, सीधा हाफ कर दिया करो, ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो 10 का हाफ कर देते ना, तो सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ना अगर आपको याद रहता है तो बेसिक फॉर्मूला है फॉर एनी ट्रायंगल ABC/4 डेल्टा, सर्कम रेडियस आ गई। उसके बाद बीटा को क्या बोला गया है एरिया, और गामा को क्या बोला गया है पेरीमीटर, बस खत्म। बीटा क्या निकलवाना चाहता है अपने से एरिया, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 6 48 का आधा कर दो 24। गामा क्या है बच्चों पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, 8 + 6 + 10 यानी कि 24। तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू आ गई, तो मेरे को तीनों वैल्यू का क्या बताना है सम बताना है। आंसर क्या आ गया बोलो 5 + 24 + 24 48, और 5 कितना हो गया बच्चों 53 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लो ये आएगा क्या 24 एरिया आएगा, 24 ही पेरीमीटर, 4 सर्कम रेडियस, ठीक है, 53 आंसर आएगा अपना इस क्वेश्चन का। तो आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने आपको ये बता दिया कि राइट ट्रायंगल जल्दी से कैसे चेक करेंगे, अगर दो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए और दो पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए ना, तो आप समझ जाना कि वो ट्रायंगल हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनने वाली है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। लास्ट क्वेश्चन है ये स्ट्रेट लाइन का, फिर अपने स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन 2024 के खत्म हो जाएंगे। एक ट्रायंगल है जिसके ये तीनों वर्टिसेस है, एक कहता है नई ट्रायंगल बनाई गई है बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की जो तीन साइड होगी उसको शिफ्ट करके बाय 1 यूनिट इनवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब होता है, शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अब ध्यान से सुना मेरी बात। अगर ये ट्रायंगल है, मैं कहता हूँ आप है ना इसको एक एक यूनिट इनवर्ड शिफ्ट करके एक नई ट्रायंगल बनाओ। इनवर्ड का मतलब होता है जो अंदर की तरफ, मतलब इसकी जो तीनों साइड को आप शिफ्ट करोगे ना वो ट्रायंगल से बाहर नहीं जाएगी, ट्रायंगल के अंदर ही रहेगी, मतलब इस। और शिफ्टिंग शिफ्टिंग जो भी आप करोगे ना हमेशा ध्यान रखना वो पैरेलली शिफ्ट करते हो है ना, यानी कि ये नहीं है कि इस ए बी साइड को उठा के कहीं पे भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा दोगे, नहीं, इस ए बी साइड को एक यूनिट शिफ्ट करोगे, बट कहाँ पे इसके बिल्कुल अंदर और इसके बिल्कुल पैरेलल, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, शिफ्टिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही इस AC को करोगे तो एक यूनिट शिफ्ट करोगे बिल्कुल इस AC के पैरेलल, ऐसे ही BC को करोगे ये एक यूनिट शिफ्ट, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की 1 है, ये भी कितनी है 1, और ये भी कितनी है 1। तो अब ये नई ट्रायंगल बन गई PQR, आप समझ रहे हो PQR कैसे बनी है, इस ABC ट्रायंगल की तीनों साइड को इनवर्ड शिफ्ट करके, आउटवर्ड करना होता तो आप समझ गए आउटवर्ड कर देते हैं ना एक एक यूनिट, बट शिफ्टिंग का मतलब कैसे शिफ्ट करोगे, पैरेलल शिफ्ट करोगे। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि AB को शिफ्ट करना है, तो क्या आप ये मानते हो क्या कि AB का स्लोप और PQ का स्लोप तो इक्वल ही होगा, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करना है, पैरेलल लाइन के स्लोप तो इक्वल होते हैं, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ बच्चों क्या करना है आपको PQ। इसी तरह से बाकी तीनों लाइन के स्लोप इनका आपस में इक्वल होगा, इनका आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एक तो शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, एक यूनिट शिफ्ट करना है, मतलब कि इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1, डिस्टेंस कितनी होगी 1, और पैरेलल लाइन के डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला पता है ना, जैसे मान लो एक लाइन है AX + BY प्लस में C1 = 0, और एक बच्चों पैरेलल लाइन है, मान लो AX + BY है ना, A और B के को तो सेम रखता हूँ, C1 को C2 कर देता हूँ। तो बताओ इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता था, इनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस और डिवाइड बाय A² + B², पता है ना आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो
ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये तीनों साइड को एक एक यूनिट इनवर्ट शिफ्ट करके एक नई ट्रायंगल बना दी। देन इक्वेशन ऑफ दी साइड, मतलब देखो तीन इक्वेशन ऊपर वाली ट्रायंगल की है, तीनों साइड की एक इक्वेशन होती है, तो तीन इक्वेशन नई ट्रायंगल जो बनेगी उसकी आएगी, पी क्यू की आएगी, क्यू आर की आएगी, पी आर की आएगी। अब आप कहते हैं नई ट्रायंगल की उस साइड की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन के सबसे नजदीक है, जो क्या है बच्चों, ओरिजिन के सबसे नजदीक है। अब आप कहोगे सर हमारे को तो इसका मतलब तीन तीन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ तीन नहीं निकालनी पड़ेगी। देखो ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन में क्या है, एक्स प्लस वाई है माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स और वाई या तो स्लोप क्या है देखो लाइन का बच्चों वन, और या क्या है -1। तो आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसका स्लोप या तो वन होगा या -1 होगा, क्योंकि जिस लाइन को आप शिफ्ट करोगे उसका स्लोप इस वाली लाइन के स्लोप के तो इक्वल ही होगा ना, मैंने आपको बताया था। तो मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दे दिया, देखो ओरिजिनल डायग्राम बना दिया, कहाँ पे -1,3 होगा, कहाँ पे -2,2 होगा, ये डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, एसी की इक्वेशन आपको दे रखी है, दे नहीं रखी, आई थिंक निकालनी है। एसी की इक्वेशन तो निकाल ही सकते हो ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो इक्वेशन निकाल लेना। पीसी की इक्वेशन निकाल लेना, इसकी एबी की भी निकाल सकते हो। एबी की निकाल सकते हो क्या, एबी की निकाल दो, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ क्या होगी। y माइनस वाई वन, यहाँ लिख दो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप निकाल दो कितना आ जाएगा 3 - 2 और -1 + 2। तो बच्चों ये आ गई y -3 और ये आ जाएगा अपना कितना 1 x + 1। तो यानी कि ये आ जाएगी अपनी x माइनस वाई इक्वल टू -4 है ना, ये भी अपनी हो सकती है ए बी की इक्वेशन, ये होगी। अब हमारे को क्या करनी है, देखो पीसी ये तो हो ही नहीं सकता अपना आंसर, क्यों नहीं हो सकता बता दो आप, क्यों नहीं हो सकता आप मेरे को ये बता सकते हो क्या, क्योंकि आपने कहा था सर पैरेलली शिफ्ट करनी है और ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी 3 5 कोफिशिएंट तो है ही नहीं, इसका मतलब इसको तो मेरे को देखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब मेरे को बाकी दो की देखने की जरूरत है, या तो ये और या फिर ये होगा। अगर मैं एसी को शिफ्ट करूंगा, देखो एसी को मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा इनवर्ट्स, तो मेरी कोई नई लाइन ऐसी आएगी, देखना आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी आएगी, ये मेरी क्या आएगी बच्चों, नई लाइन आ जाएगी ए डैश और सी डैश। ठीक है, एक बार मैं एसी पे काम कर रहा हूँ, एक बार मैं ए डैश सी डैश के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को उसकी क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए बताओ, एक तो स्लोप, एक तो क्या चाहिए स्लोप। अच्छा ये लाइन बताओ मेरे को, ए सी और ए डैश सी डैश तो आपस में पैरेलल है ना, इसका मतलब इसका स्लोप तो मेरे को मिल गया, जो ए सी का स्लोप होगा वही ए डैश सी डैश का होगा। और ए सी का स्लोप कितना है देखो यहाँ से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि -1 निकाल भी सकते हो आप यहाँ से, दोनों कोऑर्डिनेट है तो स्लोप तो निकल जाएगा। ए डैश सी डैश का स्लोप तो मिल गया, लेकिन बच्चों स्लोप मिल गया तो आप मेरे को ये बताओ जो इक्वेशन होती है एसी की, क्या आपको नहीं पता क्या, अभी तो मैंने बताई थी कि पैरेलल लाइन की अगर इक्वेशन आपको अज्यूम करनी हो इक्वेशन, तो आप सेम x प्लस वाई कर लिया करो और कांस्टेंट टर्म की जगह क्या रख दिया करो, k रख दिया करो, मैंने अभी बताया था ना आपको, है ना। तो अब ये k कहाँ से लाओगे, कई बार तो ऐसा गिवन होता था कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है तो पुट कर देते, अब की बार पास नहीं, अब की बार बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी 1, मतलब कि एक लाइन तो ऊपर है ए सी और एक लाइन नीचे है बच्चों ए डैश सी डैश। ऊपर वाले की इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 2, नीचे वाले की इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू k, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों 1। तो अब ये जो ये अपना k है ना, ये इससे निकाल के लेके आएंगे हम, ठीक है ना। 1 किसकी इक्वल होती है बताओ, इन दोनों कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। अच्छा मोड लेंगे अब की बार, मोड पता लगे ना, क्योंकि हमें क्या पता कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, या कौन बड़ी है कौन छोटी है। और इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, यही होता है, और इसका क्या लेंगे रूट। तो बच्चों k-2 का मोड क्या आ गया बोलो, √2 आ गया। तो k-2 किसके इक्वल आ गई, k-2 इक्वल टू प्लस माइनस √2, ध्यान रखना प्लस माइनस √2 ही लेना है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस √2, यानी कि k की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो 2 प्लस √2 आ गई, या k की वैल्यू आ गई बच्चों 2 माइनस √2। देखना ध्यान से, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि अब कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करें। सो जो ए डैश सी डैश इक्वेशन थी ना अपनी, वो दो तरह से बनेगी, देखो वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू के थी ना, तो एक बार तो बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस √2, और अगर ये लोगे k की वैल्यू तो एक बार बनेगी बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस √2। अब ऑप्शन में दोनों है, देख लो x प्लस वाई 2 प्लस √2 भी मिलेगा, 2 माइनस √2 भी मिलेगा। देखना ध्यान से, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा आपकी। ये रहा x प्लस वाई, ये रहा x प्लस वाई, ये ये क्या है देखो 2 माइनस √2 है क्या, ये क्या है बच्चों 2 माइनस √2, और ये भी क्या है 2 माइनस √2। चलो अच्छी बात है, इसमें 2 प्लस √2 नहीं है, वो तो इसमें है 2 प्लस √2, लेकिन इसमें तो क्या है x माइनस वाई है ना, इसमें तो एक ही ऑप्शन है। लेकिन फिर भी अगर मान लो मैं कहता हूँ पेपर में दोनों ऑप्शन होते, ये दोनों ही ऑप्शन होते, तो उसने कौन सा आपसे ऑप्शन मांगा पता है, नियरेस्ट टू ओरिजिन,
इन दोनों में से ओरिजिन के नज़दीक कौन सी है। तो मतलब मैं इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लूँ ओरिजिन से और इस लाइन की भी डिस्टेंस निकाल लूँ बोलो ओरिजिन से। एक डिस्टेंस को d1 बोल देता हूँ, एक डिस्टेंस को d2, मतलब कम आनी चाहिए। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस कम आनी चाहिए, है ना। कम कौन सी आएगी बताओ, d1 निकालूंगा तो क्या होता है, इस लाइन पॉइंट को लाइन में पुट करूंगा, 0 0 आएगा तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2 + √2 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बच्चों 1² + 1² यानी कि √2 आ जाएगा, यानी कि 2 + √2/2 क्या आ गई। d2 निकालूंगा तो बताओ क्या आएगी, 2 - √2 और नीचे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब बता दो मेरे को ये कम है कि ये कम है, ये कम है ना बच्चों, ऊपर तो 2 + √2 है, 2 + √2 नंबर बड़ा होता है, 2 - √2 नंबर छोटा होता है, तो सिंपल सी बात है d2 छोटी है बच्चों किससे, d1 से, मतलब ये एक्सेप्टेबल होगी ना। यानी कि मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, x + y = 2 - √2, यानी कि x + y, और इस पूरी को प्लस को इधर लाके माइनस कर दो और ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, है ना। तो क्या आंसर आ गया बताओ, x + y माइनस के 2 - √2, कौन सा ऑप्शन है देखो, x + y -2 - √2, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है क्या, x + y, हाँ ये तो प्लस है ना और ये माइनस है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक बात और रहेगी, है ना, कि ये वाली लाइन देखो -x + y, x - y, अब मैंने ये कहा था ना, ये ए बी जो लाइन है ये भी तो हो सकती है, अगर मान लो इसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो ऐसे पैरेलली, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दो, है ना, ऐसे ग्रीन वाली लाइन ये, और फिर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाए बच्चों कुछ, तो आप निकाल के खुद देख लेना। इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी ना बच्चों, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी ये हमारी वाली इस डिस्टेंस से ज़्यादा आएगी, और हमें क्या चाहिए, नियरेस्ट चाहिए, तो मैंने इसलिए उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, आपके ऊपर छोड़ दिया। बट जब मेरा ऑप्शन मैच कर गया तो मैंने इस ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ये दोनों लेक्चर आप अच्छे से सुनोगे ना तो आपके 70% स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और बाकी 30% तो आपको पता है, जितना नए क्वेश्चन सोल्व करोगे आप प्रीवियस ईयर के या अलग अलग बुक से, ठीक है, उससे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बट आई थिंक मैंने लगभग अपनी बेस्ट कोशिश की है कि स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल अच्छे से आपको समझा पाऊँ। 2024 के बच्चों पीवाईक्यूज में कहता हूँ आपके बहुत काम आएंगे, 2023 के 2022 के उतने काम नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। स्ट्रेट लाइन के अंदर पहले बहुत सारे क्वेश्चन लोकस के ऊपर बेस्ड होते थे, स्ट्रेट लाइन सर्कल में, क्योंकि लोकस 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 के क्वेश्चन थे, है ना, कभी टेंजेंट यूज होती, कभी नॉर्मल यूज होगी मान लो उसके अंदर आपके कोनिक सेक्शन में, बट अब वो आपके सिलेबस में नहीं है टेंजेंट नॉर्मल, तो उनका कोई छोटा मोटा यूज होता है क्वेश्चंस के बीच में। तो इसलिए आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो सबसे मेन है बच्चों 2024 के क्वेश्चन की। 2022 के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्योंकि 2022 का पेपर आपको पता है बच्चों सबसे टफ माना जाता है जे की हिस्ट्री में, है ना, वो आया था सबसे टफ पेपर। तो उसके क्वेश्चन सोल्व करने से अच्छा है तो आप 2023 के 2024 के करो, 2020 के करो, भाई एक पेपर के दोबारा क्वेश्चन रिपीट तो होने से रहे, और वो आपसे सोल्व नहीं होंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आप उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो जो आपसे आसानी से चीजें सोल्व हो रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर बच्चों करने वाले हैं सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन हमारा पूरा हो गया।